हेलो एवरीवन। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम भारत में रेडियो और सिनेमा एक सामाजिक इतिहास यानी कि रेडियो एंड सिनेमा इन इंडिया और सोशल हिस्ट्री इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर अप करेंगे। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया है जो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम कर सको। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा विषय क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। हमारे सिलेबस में 4 यूनिट है, जिसमें यूनिट 1 है ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया यानी कि कॉलोनियल पीरियड, भारत में प्रसारण। औपनिवेशिक काल के दौरान किस तरीके से भारत में जो प्रसारण हुआ था रेडियो और सिनेमा का, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे कि इसमें चैप्टर 1 है अंतर युद्ध वर्षों में औपनिवेशिक नींव यानी कि कॉलोनियल फाउंडेशन इन इंटरवॉर ईयर्स। नेक्स्ट चैप्टर है ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्रामिंग नीतियां और प्रचार यानी कि एयर प्रोग्रामिंग पॉलिसीज एंड प्रोपेगेंडा। ऑल इंडिया रेडियो था जिसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसकी पॉलिसीज क्या क्या थी, उसका जो प्रचार था, उसका जो प्रोपेगेंडा था वो क्या क्या था। तो इस यूनिट के अंदर इस चीज को डिस्कस किया गया है। देन नेक्स्ट चैप्टर इज भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस रेडियो यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट एंड कांग्रेस रेडियो। देन नेक्स्ट यूनिट है बीवी केसकर के समय आकाशवाणी की स्थापना और विस्तार यानी कि एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ आकाशवाणी अंडर केसर। देन नेक्स्ट यूनिट इज भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसके भी 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर इज भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष 1 यानी कि अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा 1। देन सेकेंड चैप्टर इज भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक वर्ष 2 यानी कि अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा पार्ट 2। देन यूनिट 4 इज सोशल फिल्म्स ऑन द नेहरूवियन एरा एंड इट्स आफ्टरमैथ यानी कि नेहरूवियन युग और उसके बाद की सामाजिक फिल्में। तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में ये 4 यूनिट है जिनसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1947 तक भारत में रेडियो प्रसारण के उद्भव, विकास एवं विचार की हमें चर्चा करनी है यानी कि डिस्कस द बिगनिंग, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया टिल 1947 कि 1947 तक भारत में जो रेडियो प्रसारण हुआ था तो उसका उद्भव क्या हुआ था, ठीक है, वो शुरू कैसे हुआ, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, तो इस बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया यानी कि जो बॉम्बे का रेडियो क्लब था उसने इंडिया में पहली बार जून 1923 को प्रसारित किया था। उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ये इस्टेब्लिश हुई थी 23 जुलाई 1927 को और इसने 3 साल से कम समय में परिसमापन का सामना किया, ठीक है। तो सबसे पहले जून 1923 में बॉम्बे के एक रेडियो क्लब ने देश में अपना पहली बार प्रसारण किया, ठीक है, जिसके 5 महीने बाद कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना की गई थी। फिर देन 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC लॉन्च हुई थी। देन अप्रैल 1930 यानी कि अप्रैल 1930 में उद्योग और श्रम विभाग के तहत भारतीय प्रसारण सेवा ने प्रायोगिक आधार पर अपना संचालन शुरू किया। देन लियोनेल फिल्डन ब्रॉडकास्टिंग का पहला नियंत्रक कौन बना था, लियोनेल फिल्डन, अगस्त 1935 में, ठीक है। इन्होंने जो आकाशवाणी है उसे मैसूर के एक निजी रेडियो स्टेशन पे स्थापित किया था, एक छोटे से रेडियो स्टेशन पर, प्राइवेट रेडियो स्टेशन पर एस्टैब्लिश किया था। देन 8 जून 1936 यानी कि 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई। इसके बाद ऑल इंडिया जो रेडियो था उसकी स्टार्टिंग हुई जून 1936 में। देन अगर हम इसके प्रसारण की शुरुआत की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नवंबर 1923 में कलकत्ता में एक रेडियो क्लब शुरू हुआ था, ठीक है। ये 1924 में बम्बई और मद्रास में भी उसके बाद एक रेडियो क्लब की शुरुआत हुई। देन 1926 में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को लाइसेंस दिया गया जिससे भारत में रेडियो प्रसारण स्टेशन पर स्टैब्लिश हुआ। देन 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे में और 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता में 2 प्राइवेट स्वामित्व ट्रांसमीटरों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो निजी स्वामित्व वाले ट्रांसमीटर थे उनके साथ इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। देन ऑल इंडिया रेडियो 1936 में स्टैब्लिश हुआ। तो ये इसके
स्टार्टिंग चरण थे। देन अगर हम इसके अब फेसेस की बात करें, ठीक है, फर्स्ट फेसेस रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन नवंबर 1923 व्हेन द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वाज फॉर्म्ड, यानी कि भारत में रेडियो प्रसारण नवंबर 1923 में शुरू हुआ था, ठीक है, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी। ये पहला वाणिज्यिक प्रसारण उद्यम था, यानी कि इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग वेंचर इन इंडिया। इन द बिगनिंग द कंपनी हैड अ कैपिटल ऑफ ओनली 1.5 मिलियन रुपीज, ठीक है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तो इसके पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए की पूंजी थी, जिसमें से 4.5 लाख कलकत्ता और बंबई में इसके 2 स्टेशन स्थापित करने पर खर्च किए गए थे, यानी कि स्पेंड किए गए थे 450,000। तो 4.5 लाख कलकत्ता और बम्बई में 2 स्टेशन स्थापित करने पर खर्च किए गए थे, ठीक है। जो कंपनी का राजस्व था उसका मुख्य स्रोत क्या था कि जो सरकार ने रेडियो को निर्धारित किया है, उसकी शुरुआत की, उसका लाइसेंस क्या हो, मुफ्त हो, यानी कि शुल्क हो। अब क्या था, 10 प्रति रेडियो सेट प्रति वर्ष, यानी कि ₹10 पर रेडियो सेट पर एनएम। कंपनी को उन लोगों से वार्षिक शुल्क वसूल करना था जिनके पास रिसीविंग सेट था, ठीक है। तो जो कंपनी थी उसको ये ऑर्डर था कि ही हैड टू कलेक्ट द फी एनुअली फ्रॉम दोज हु पोजेस्ड अ रिसीविंग सेट। हाउएवर द कंपनीज अर्निंग प्रूव टू बी लेस दैन इट्स एक्सपेंडिचर, यानी कि कंपनी की कमाई उसके खर्चे के मुकाबले कम हुई, लेकिन फिर भी कुछ तो हुई। देन द सेकेंड फेज इज आकाशवाणी का जन्म, यानी कि इसमें क्या हुआ था, जैसे कि 1930 और 1935 तक जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग थी काफी अनिश्चितता बनी रही, उसके अंदर अनसर्टेनली चीजें हो रही थी उसमें। फिर 30 के दशक के अवसाद में वक्ताओं और पटकथा लेखकों को कम वेतन दिया गया, ठीक है, यानी कि जो स्पीकर्स थे, स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उन्हें जो पेड किया गया वो बहुत लो पेड किया गया, बहुत कम उनको सैलरी दी गई, जिससे जो उनका प्रोफेशनलिज्म था, यानी कि उनका व्यवसाय था, उसमें कमी आई, गिरावट आई, डिक्लाइनेशन आई। देन मोरेवर सेंसरशिप ऑल्सो लूम्ड लार्ज ऑन द होरिजन, इसमें सेंसरशिप थी वो भी बहुत ज्यादा इसको नुकसान पहुंचाती थी कि अगर ये खबर अच्छी नहीं लगी तो सरकार ने लगा दी सेंसरशिप, तो खत्म वो चीज वहीं। देन लोकतंत्र और भूमि में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देश के असली नेताओं को सरकार द्वारा नियंत्रित भारतीय राज्य प्रसारण सेवा से दूर रखा गया। जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, रियल लीडर्स थे, जो कंट्री के लिए फाइट कर रहे थे, जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे थे, फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, तो उन्हें इस इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से दूर रखा गया, अवे रखा गया। इससे क्या हुआ कि उन्हें ये सारी सर्विसेज नहीं दी गई, ठीक है। यानी कि यहाँ तक कि जो महात्मा गांधी थे उनका भी एक कह सकते थे कि उनका नाम लेना भी एक सिन के समान था। सिन का मीन होता है पाप, ठीक है। तो इवन द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज अ सिन टू मेंशन, महात्मा गांधी का नाम लेना भी पाप के समान था। देन इस तरीके से उन्होंने क्या करा कि ऐसे दमनकारी उपाय किए, ऐसे इम्प्रेसिव मीजर्स यूज करे, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो रेडियो है उस पे जो गवर्नमेंटल कंट्रोल है, जो सरकारी नियंत्रण था, वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ गया था। देन HR लूथरा के अनुसार भारतीय प्रसारण 1930 के दशक की शुरुआत में समाप्त हो गया होता, लेकिन यह जनता की राय, व्यापार और रेडियो उत्साही लोगों के दबाव के लिए था, जिसने रेडियो के जीवन का एक नया पट्टा दिया, उसे एक नया नाम दिया, ठीक है। वैसे तो HR लूथरा है, वो कहते हैं कि वैसे तो ये भारतीय प्रसारण यानी कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग थी वो 1930 के दशक में क्या हो जाती, खत्म हो जाती, लेकिन जो लोग चाहते थे, ठीक है, जो लोग इसे सुनना चाहते थे, जो व्यापारी इस पे खबर जानना चाहते थे, या फिर जो रेडियो के लिए उत्साह था लोगों में, उसे बनाए भी रखना था, इसीलिए ये खत्म नहीं हुआ। देन नेक्स्ट फेज इज द्वितीय विश्व युद्ध और वायु का विस्तार, यानी कि द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर। वर्ल्ड वार सेकेंड प्रोवाइडेड अ ग्रेट इम्पेटिशस टू द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ रेडियो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसने पूरी दुनिया में, ठीक है, रेडियो के विकास और उसके विस्तार के लिए एक बड़ी प्रेरणा दी, ठीक है। इस अवधि के दौरान अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका VOA शुरू किया गया था। अमेरिका में क्या शुरू किया गया था, द वॉइस ऑफ अमेरिका VOA, इस समय अवधि के दौरान ही शुरू किया गया था। UK में BBC की भारी सेवा दुनिया के सबसे बड़े स्थापित प्रमुख विदेशी नेटवर्क के रूप में उभरी। देन 1927 में औपनिवेशिक सम्मेलन में एक विदेशी प्रसारण पर चर्चा की गई, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग, इससे क्या हुआ कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इसके बारे में जान पा रहा था, इससे समझ पा रहा था, और इससे इसके विकास को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मिली। अब 1932 तक एम्पायर सर्विस थी, वो भी इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। तो इन्हीं ऐसी ही इस्टेब्लिशमेंट और इन्हीं चीज़ों की वजह से रेडियो का क्या हुआ, प्रसारण हुआ,
बहुत ज़्यादा। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया बिगेन विद एन एक्सपेरिमेंटल ब्रॉडकास्ट इन 1923 एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ पॉपुलर मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन बाय द 1930s। यानी कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में एक प्रायोगिक प्रसारण के साथ शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये 1930 के दशक तक मनोरंजन और शिक्षा के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बन चुका था। ठीक है। 1936 में भारतीय प्रसारण अधिनियम ने आईबीएस को एक सरकारी विभाग के रूप में यानी कि एक गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट के रूप में क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, जिससे क्या हुआ था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे, रूरल एरिया था, वहां भी इसकी पहुंच बनी थी, ये बहुत एक्सपेंड हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो प्लेड अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कमेंट। यानी कि हमें बताना है कि भूमिगत कांग्रेस रेडियो ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पर हमें चर्चा करनी है। तो इन इंट्रोडक्शन, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है जैसे कांग्रेस रेडियो को किस नाम से जाना जाता है, आज़ाद रेडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कांग्रेस रेडियो है उसे आज़ाद रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये एक ऐसा अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था, एक ऐसा भूमिगत रेडियो स्टेशन था जिसने 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था 1942 में, तो उस दौरान ये 3 महीने के लिए ऑपरेट किया गया था। ठीक है। ये संचालित हुआ था 3 महीने के लिए। अब भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था भारत की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, 8 अगस्त को। और उन्होंने कहा था कि इसमें उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश शासन को भारत से समाप्त कर दिया जाए, तो इस बारे में बात की थी। तो उसी दौरान ये जो कांग्रेस रेडियो, जिसे आज़ाद रेडियो भी कहा जाता है, ये 3 महीने के लिए ऑपरेट किया गया था। अब इसने जो भूमिका निभाई है इसके अंदर, वो क्या भूमिका निभाई गई है, देखो। जो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो अनाउंसमेंट हुई थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 को बन चुकी थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने की बात की थी। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि भाई ब्रिटिश शासन है वो भारत से ख़त्म कर दिया जाए। और उसके खिलाफ ब्रिटिश अधिकारी जो थे, जो ब्रिटिश की अथॉरिटी थी, उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को क्या किया था, जिसमें महात्मा गांधी भी इंक्लूडेड थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब इसमें अगर हम बात करें कि द रोल ऑफ उषा मेहता इन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इस संग्राम में उषा मेहता की भूमिका क्या थी, तो देखो जो ये गुप्त रेडियो था, ये कांग्रेस रेडियो बम्बई शहर यानी कि जो बॉम्बे सिटी है उसमें कई जगह से बहुत ही ज्यादा गुप्त रूप से इसे संचालित किया गया, इसे ऑपरेट किया गया। बॉम्बे से ऑपरेट किया गया लेकिन इसे मद्रास तक के लोगों ने सुना था। और जो ये उषा मेहता थी जिनका मैंने नाम लिया, ये उसी कांग्रेस रेडियो के चलाने वाले एक छोटे समूह की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर थी। देन 14 अगस्त 1942 को उषा एंड हर क्लोजली एसोसिएट बिगेन द अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो, अ क्लैंडस्टाइन रेडियो स्टेशन दैट वेंट ऑन एयर ऑन 27 अगस्त। यानी कि 14 अगस्त 1942 को उषा और उनके करीबी सहयोगी जो थे, उन्होंने भूमिगत कांग्रेस रेडियो को एक गुप्त स्टेशन से शुरू किया जो 27 अगस्त को ब्रॉडकास्ट हुआ, प्रसारित हुआ। इस रेडियो प्रसारण में गांधी जी और जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य लीडर्स थे, ठीक है, ये उनके मैसेजेस को, उनके संदेशों को क्या करता था, रिकॉर्ड करता था। और फिर यही रिकॉर्डेड मैसेजेस पूरे इंडिया में इस रेडियो द्वारा चलाए गए, जिसपे लोगों ने सुना। अब अंग्रेज इस रेडियो पर पकड़ बनाने के लिए, इसे पकड़ने के लिए, इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका पता ही नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि इस रेडियो का स्थान रोज ही बदल देते थे। लेकिन एट द एंड 12 नवंबर 1942 को इन लोगों का पता चल गया, ये मिल गए, जिसमें उषा अरेस्ट हुई और उसके साथ साथ उसके जो भी ऑर्गेनाइजर थे उन सबको भी अरेस्ट किया गया। तो जो ये कांग्रेस रेडियो था उसकी क्या भूमिका थी इसमें, तो इसने उषा मेहता ने जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समाचारों को लोगों तक पहुंचाया था। ठीक है। जो ये रेडियो था, इसी के हेल्प से ही जो लीडर्स के, महात्मा गांधी के जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, जो देश को जोड़ने वाले जितने भी संदेश थे, इन सबको देश के सभी लोग सुन सके, इस प्रकार से छुपा के चलाया गया। इस रेडियो प्रसारण का जो कार्य था उसे सबसे पहले उषा मेहता ने 14 अगस्त को शुरू किया था, ताकि जो
औपनिवेशिक अधिकारी हैं, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज है, वो कोई भी जो खबर है उन पे सेंसरशिप ना कर सके और जितनी भी सूचना है वो लोगों को मिल सके। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द कांग्रेस रेडियो वाज अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यानी कि चाहे ये कांग्रेस रेडियो छोटा था, लेकिन इसने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने, उनसे डटकर निपटने के लिए प्रोत्साहित किया और स्वतंत्रता के संदेश को जन जन तक फैलाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एन एसे ऑन हाउ वुमेन एंटर्ड द फील्ड ऑफ एक्टिंग इन द अर्ली फेज ऑफ इंडियन सिनेमा। यानी कि भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक चरण में महिलाओं ने किस प्रकार अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा, उस पर हमें एक निबंध लिखना है, एक एसे लिखना है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अभिनय के क्षेत्र में, ठीक है, अगर हम एक्टिंग के क्षेत्र की बात करें, एक्टिंग एरिया की बात करें, तो इस फील्ड में जितनी भी महिलाएं जाती हैं उनके लिए उस समय जो भी समाज था वो अस्वीकृति देता था, ठीक है, वो डिसअप्रूवल देता था, उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी कोई भी महिला जाती थी तो उसे रिस्पेक्टेड वुमेन नहीं समझा जाता था, उसे इज्जत नहीं दी जाती थी, क्योंकि एक्टिंग फील्ड को महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्टेड ऑक्यूपेशन यानी कि एक सम्मानजनक पेशा नहीं समझा जाता था। इसीलिए जितनी भी अभिनेत्रियां होती थी, मतलब ये एक्ट्रेस होती थी, इनकी काफी आलोचना होती थी, इन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था और बहुत उत्पीड़न करा जाता था। इसीलिए भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में जितनी भी महिलाएं थी जिन्होंने इस एरिया में, इस फील्ड में एंट्री की, उन्हें कई चैलेंजेस और कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ठीक है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनी। अब भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में महिलाओं ने अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश कैसे किया, यानी कि वुमेन एंटर द फील्ड ऑफ एक्टिंग इन द अर्ली फेज ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अभिनय यानी कि एक्टिंग, इससे एक बात हमेशा एक कलंक के रूप में जुड़ी हुई है। अब वो कलंक क्या है, वो ये है कि जो फर्स्ट मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, उसमें अभिनय करने के लिए जब एक महिला की खोज की तो जो रानी तारामती थी उसकी भूमिका निभाने के लिए एक चरित्रवान, ठीक है, चरित्रवान का मीनिंग होता है कि जो बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरेक्टर हो, जिसका कैरेक्टर काफी गुड हो, तो ऐसे वुमेन को वो परफॉर्म करना था। किसका रोल? द रोल ऑफ रानी तारामती, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी चरित्रवान अच्छी महिला नहीं मिली, तो इसीलिए इस रोल को एक युवक ने निभाया था, एक लड़का था जिसका नाम था अन्ना सालुंके, ठीक है, उन्होंने इसका रोल निभाया था। उसके बाद भारतीय फिल्मों में अभिनय करने वाली पहली महिला माँ बेटी की जोड़ी दुर्गाबाई कामत और कमलाबाई गोखले थी, ठीक है। जो कमलाबाई थी उन्होंने रीना मोहन के उल्लेखनीय वृत्त चित्र में हमें उसकी एक झलक देखने को मिलती है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब एक महिला अभिनेता बनती थी तो उसका अभिनेता बनने का क्या मतलब होता था, ठीक है। तो ये था महिलाओं का इन क्षेत्रों में आने का कारण। देन अगर हम बात करें द नीड ऑफ वुमेन एंटर द फील्ड ऑफ एक्टिंग, की अभिनय के क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकता है क्यों, तो सबसे पहले सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम यानी कि सामाजिक मानदंड और रीति रिवाज। भारतीय सिनेमा के जो अर्ली डेज थे उसमें महिलाओं को एनकरेज नहीं किया जाता था करियर बनाने के लिए एक्टिंग में, ठीक है। इट वॉज सीन एज अ प्रोफेशन दैट वॉज नॉट सुटेबल फॉर रिस्पेक्टेबल वुमेन। एक्टिंग को एक ऐसे पेशे के रूप में देखा जाता था कि ये उन महिलाओं के लिए है ही नहीं जिनकी कोई इज्जत है, ठीक है, ये पेशा सम्मानित महिलाओं के लिए है ही नहीं, ऐसा माना जाता था। लेकिन फिर भी जो महिलाएं थी, कुछ फ्यू वुमेन ऐसी थी हु वर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड थी और उन्होंने अपने पैशन को परस्यू किया और अभिनय के क्षेत्र में वो गई। देन फैमिली कनेक्शन यानी कि पारिवारिक संबंध। अब जो कुछ अभिनेत्रियां थी, जो एक्ट्रेस थी, उनका पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा था। इसमें अगर हम एग्जांपल दे तो देविका रानी भारतीय सिनेमा के शुरुआती सितारों में से एक है, ठीक है, द अर्लियर स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वो वाइफ थी हिमांशु राय की, जो एक प्रोमिनेंट फिल्म मेकर थे, यानी कि जो एक फिल्म निर्माता थे, तो इस वजह से भी। देन नेक्स्ट इज रंगमंच की पृष्ठभूमि यानी कि थिएटर बैकग्राउंड। अब जो भारतीय सिनेमा है उसके शुरुआती दिनों में जो महिला है वो कलाकार रंगमंच की पृष्ठभूमि से आई थी, ठीक है। उनके पास अपने एक्टिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था और उन्हें अपने फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाने के लिए जो भी उनके पास कौशल था वो उसका यूज करने में सक्षम थी, ठीक है। उनके पास जो भी स्किल्स थी, दे वर एबल टू यूज देयर स्किल्स टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्फ इन द फिल्म इंडस्ट्रीज। तो दैट्स व्हाई द वुमेन केम इनटू दिस। देन नेक्स्ट इज परसिस्टेंट एंड हार्ड वर्क यानी कि दृढ़ता और कड़ी मेहनत। अब भारतीय सिनेमा की कई शुरुआती महिला अभिनेताओं को भेदभाव और अवसरों की कमी, ऐसी कमियां होती हैं, ठीक है, ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगनेस से काम किया और खुद को इस चीज में स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया। देन अभिनव भूमिकाएं यानी कि इनोवेटिव रूल्स। सम ऑफ द अर्ली वुमेन एक्ट्रेस इन इंडिया सिनेमा टुक ऑन इनोवेटिव एंड चैलेंजिंग रोल who helped them stand out from the crowd।
तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत में कुछ महिला ऐसी थी जिन्होंने फिल्मों में चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। वो उन्होंने क्यों निभाई? ताकि वो क्राउड से अलग दिख सके, भीड़ में अलग दिख सके। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करें दुर्गा खोटे की, तो दुर्गा खोटे ने 1929 की फिल्म देवी में मराठा नेता शिवाजी की माँ जीजा माता की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। देन नेक्स्ट इज सौंदर्य और प्रतिभा, यानी कि ब्यूटी एंड टैलेंट। तो लाइक इन एनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड टैलेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ वुमेन एक्ट्रेस इन इंडिया सिनेमा। यानी कि जैसे कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, मनोरंजन उद्योग हो, या फिर कोई भी ब्यूटी या फिर टैलेंट से रिलेटेड कोच भी हो, महिला अभिनेताओं ने इन सब में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि जो महिला अभिनेत्रियां थी वो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, प्रतिभाशाली भी थी। ठीक है, दे वर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड, विच हेल्प देम गेन अ फुट होल्ड इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने उन्हें उद्योग में, इस फिल्मी उद्योग में पैर जमाने में उनकी मदद की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी फिल्म गीतों के विकास पर एक निबंध लिखिए तथा 1950 के दशक को संगीत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, गीतों की मुख्य विशेषताएं भी बतानी है हमें। तो राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स and why is the 1950s called the golden era of music, also write the main features of these songs। तो 1950 के दशक को भारतीय संगीत का स्वर्णयुग माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान भारत के जो संगीत इतिहास है उसमें बहुत से महान गायकों और संगीतकारों ने जन्म लिया था, उनका उदय हुआ था। इस समय के दौरान भारतीय फिल्म संगीत था वो काफी पॉपुलर हो गया था। अब इस युग में जो संगीत था, ठीक है, उसमें मिक्सचर था किसका? फ्यूजन ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक विद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, यानी कि पश्चिमी प्रभावों के साथ शास्त्रीय भारतीय संगीत, जिससे एक अनूठी और बहुत ही बेहतर ध्वनि उत्पन्न हुई, यानी कि रिजल्टिंग इन यूनिक एंड डाइवर्स साउंड दैट अपील टू ऑडियंस अक्रॉस द कंट्री। देश भर के दर्शकों को जिसने आकर्षित किया अपने और जो उनको पसंद आई। सबसे अगर हम लोकप्रिय संगीत निर्देशकों की बात करें, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो एस.डी. बर्मन, नौशाद, शंकर जयकिशन एंड रोशन, और उसी के साथ और भी अन्य लोग इसमें शामिल थे। देन 1950s एज द गोल्डन एरा ऑफ म्यूजिक, यानी कि 1950 का दशक संगीत के स्वर्ण युग के रूप में। अब हमने नाम सुना है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ये सब बॉलीवुड के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्हें कई प्रतिभाएं और सफलता मिली। इनकी आवाज में क्या था? एक जादू सा था। महान संगीतकार एस.टी. बर्मन, कवि और गीतकार साहिर लुधियाना के सहयोग से प्यासा और आवारा, जो 1951 में बनी थी, उसके लिए एक संगीत जोड़ी शंकर जयकिशन की अतुलनीय रूप से लोकप्रिय साउंड ट्रैक सुना और इससे जश्न मनाया, और भारतीय सिनेमा में इसकी एक डिफरेंट भूमिका की नींव रखी गई। देन 50 के दशक की शुरुआत में संगठित फिल्म निर्माण का अंत हुआ। जो बड़े स्टूडियो थे वो बंद हो रहे थे और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है वो आ रहे थे, नई चीजें प्रोड्यूस हो रही थी, और जितने भी डायरेक्टर्स थे उन्हें सिंगर्स, यंगर्स और ग्लैमरस जो एक्ट्रेस या एक्टर थे वो उन्हें काफी अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ अधिकांश अभिनेता ऐसे थे जो गा सकते थे, तो उसके लिए वह बड़े मोशन पिक्चर्स के लिए काम करना खत्म करने वाले थे, जिससे जो भी स्वतंत्र निर्माता है वो अधिक भुगतान करके पार्श्व गायन नामक एक नई धारणा का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एक प्लेबैक सिंगिंग का इंट्रोडक्शन हुआ। देन इवोल्यूशन एंड फीचर ऑफ हिंदी फिल्म सॉन्ग, यानी कि हिंदी फिल्म गीतों का विकास और विशेषताएं। सबसे पहले तो राग, यानी कि मेलोडी। द मेलोडी ऑफ अ सॉन्ग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी म्यूजिक कंपोजिशन, यानी कि जो राग होता है वो किसी भी संगीत की रचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, जो एक अच्छी मेलोडी होती है, यानी कि गुड मेलोडी कैन मेक अ सॉन्ग मेमोरेबल एंड पॉपुलर व्हाइल अ वीक मेलोडी कैन मेक इट फॉरगेटेबल, यानी कि एक अच्छा राग वही होता है जो किसी भी गाने को यादगार और लोकप्रिय बना दे, जबकि एक जो कमजोर राग होता है वो गाने को भुलवा ही देता है, दिमाग से निकलवा ही देता है। अब जिस गाने को सुनने में मजा ही नहीं आ रहा, हम उसे क्यों सुनेंगे, डिलीट ही मारेंगे। तो वही वाली चीज है। देन लिरिक्स, यानी कि गीत के बोल। लिरिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सुनने वालों को, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, उनको मैसेज कन्वे करना होता है और उनसे कनेक्ट करना होता है। तो अगर हमारी लिरिक्स अच्छी रहेगी, उनका कोई मीनिंग होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। देन व्यवस्था और निर्माण, यानी कि अरेंजमेंट एंड प्रोडक्शन। अब गीत की व्यवस्था भी और उसका उत्पादन, उसको प्रोड्यूस कैसे किया जाए, इसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। कैसे कि उत्पादन मूल्यों के साथ सुव्यवस्थित गीत, राग और बोल को भी बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, अ वेल अरेंज्ड सॉन्ग विद गुड प्रोडक्शन वैल्यूज कैन एनहेंस द मेलोडी एंड लिरिक्स एंड मेक द सॉन्ग मोर इंजॉयबल, जिससे भी जो सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा आनंदमय और अच्छा बने। उन सबको क्या करना चाहिए, इसमें
ऐड कर लेना चाहिए। देन नेक्स्ट इज सिंगिंग यानी कि गायन। ऐसे सिंगर्स होने चाहिए जैसे कि लता मंगेशकर थी, किशोर कुमार थे, आशा भोसले थी, मोहम्मद राफी थे, ठीक है। इससे जो गायन की गुणवत्ता होती है, जो सिंगर की क्वालिटी होती है, उसमें एक काफी बड़ा चेंज आता है। देन नेक्स्ट इज पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। कुछ गीत ऐसे भी थे जो राष्ट्र में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना बढ़ा रहे थे और जश्न मनाने के लिए देशभक्ति के गाने भी गा रहे थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेजर पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with regard to popularization classical music over the radio from 1952 to 1957 also highlight the responses of the artist and the audience on this measures। यानी कि 1952 से 57 तक रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियां क्या थी। इन उपायों पर कलाकारों और श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं दी थी, जो भी रिस्पॉन्सेस किए थे, हमें उन पे बात करनी है। तो हमें बताना है कि जो 1952 से 1957 के बीच शास्त्रीय संगीत को बहुत ही फेमस और पॉपुलर बनाने के लिए जो इंडियन की गवर्नमेंट थी, भारत की जो सरकार थी, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई थी, ठीक है। तो अगर हम इंट्रो की बात करें तो फिर भारत सरकार ने रेडियो पर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए कई नीतियां अपनाई थी 1950 में। लेकिन जो कलाकार थे यानी कि जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी, यानी कि इसका क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन जो ऑडियंस का रिस्पांस था इसके प्रति वो बहुत ही पॉजिटिव आया था, यानी कि बहुत ही सकारात्मक रिव्यूज दिए थे। इससे क्या हुआ था, जो शास्त्रीय संगीत है उसे बढ़ावा मिला था और बहुत ही इजियर वे में ऑडियंस ने इसे सुनना पसंद किया था। अब इसको पॉपुलर बनाने के लिए, इसे फेमस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज अपनाई थी। तो फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो का निर्माण। अब 1952 में सरकार ने क्या किया, कई एरियाज को मिलाया, यानी कि बहुत सारे सर्वल रीजनल को मर्ज किया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट क्रिएटेड ऑल इंडिया रेडियो बाय मर्जिंग सर्वल रीजनल रेडियो स्टेशन। बहुत सारे क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो बनाया। अब इसका मोटिव क्या था, इसका एम क्या था, इसका एम था शास्त्रीय संगीतकारों को व्यापक दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, ठीक है। तो जो इसका एम था कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म for classical musician to showcase their talents to a wider audience। Then launch of national program of music, यानी कि संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ। अब इस दौरान क्या किया गया था कि 1953 में आकाशवाणी ने संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPM शुरू किया, ठीक है। जो नेशनल AIR है, AIR ने नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यानी कि NPM को स्टैब्लिश किया, विच वॉज डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग इंडियन क्लासिक म्यूजिक। जो किसको प्रमोट करने के लिए था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को, यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को। द NPM फीचर्ड लाइव परफॉर्मेंस, ये लाइव प्रदर्शन करवाता था। इंटरव्यूज विद म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन होते थे, संगीतकार होते थे, उनका इंटरव्यू दिलवाता था, ठीक है। इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार। एंड डिस्कशन ऑन द हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक, और ये एक चर्चा या फिर हम कह सकते हैं कि एक बातचीत की चर्चा ऑर्गेनाइज करवाता था, जिसमें आप जान सकते थे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये सब कुछ। देन नेक्स्ट पॉइंट इज संगीत अभिलेखागार की स्थापना, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूजिक आर्काइव्स, यानी कि सरकार ने क्या किया, शास्त्रीय संगीत को प्रिजर्व करने के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए म्यूजिक आर्काइव की स्थापना की, एस्टैब्लिशमेंट की। इससे क्या हुआ कि द आर्काइव ऑल्सो प्रोवाइड अ रिसोर्स फॉर म्यूजिशियन टू स्टडी एंड लर्न फ्रॉम द वर्क ऑफ पास्ट मास्टर। तो जो आर्काइव्स थे उससे क्या प्रॉफिट हुआ, उन्होंने स्टडी मटेरियल, ठीक है, उन्होंने अध्ययन करने और सीखने के लिए उन्हें एक ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड किया जो किसके द्वारा यूज किया गया था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो पास्ट के जितने भी मास्टर्स रहे थे उनका एक रिसोर्स प्रोवाइड करवाया, जिससे आप उसको अच्छे से जान सको। देन संगीतकारों के साथ सहयोग, यानी कि कोलैबोरेशन विद म्यूजिशियन। द गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद लीडिंग म्यूजिशियन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासिक म्यूजिक। सरकार ने शास्त्रीय संगीत की उच्च गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे म्यूजिशियन के साथ कोलैब किया। उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ चलाई जाती थी, रेडियो पर चलाई जाती थी या फिर पब्लिक को बेची भी जाती थी। जो पब्लिक इसे खरीदना चाहती थी उसकी कॉपियां पब्लिक को बेची जाती थी। देन संगीत प्रतियोगिता का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक कंपटीशन। उसके बाद क्या हुआ, टू एनकरेज यंग म्यूजिशियन टू परस्यू क्लासिकल म्यूजिक द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस म्यूजिक कंपटीशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया
कि जो यंग म्यूजिशियन है, जो युवा संगीतकार है, उनके द्वारा शास्त्रीय संगीत को यानी कि क्लासिकल म्यूजिक को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल और स्टेट लेवल पर म्यूजिक कंपटीशन शुरू करवाए, उनको ऑर्गेनाइज करवाया। और जो भी इन कंपटीशन के विनर्स होते थे उन्हें रेडियो या फिर पब्लिक कंक्रीट जो होते थे, जो लाइव कंक्रीट्स होते थे, उन पर उन्हें परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। अब इसमें हमें बताना है कि कलाकारों और दर्शकों ने इस पे क्या प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है, जो आर्टिस्ट और ऑडियंस थी उन्होंने किस टाइप के रिस्पॉन्सेस दिए थे। तो जो कई संगीतकार थे उन्होंने क्या किया, शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने बहुत अच्छे से माना कि ठीक है, गवर्नमेंट ने ये कोशिशें की है, ये ट्राई किए हैं, तो इससे जो शास्त्रीय संगीत है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, वो प्रमोट हुआ है। इसको प्रमोट करने से क्या हुआ था कि जितने भी दर्शक थे या जितने भी ऑडियंस थे वो इन सबको अच्छे से देख पा रही थी। जो यंगर आर्टिस्ट थे वो तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। सबसे ज्यादा क्लासिकल म्यूजिक का इम्पैक्ट ही यंगर आर्टिस्ट पर पड़ा था, क्योंकि इससे जो उनका करियर था उसको एक न्यू डायरेक्शन में लॉन्च किया गया, एक न्यू डायरेक्शन में प्रमोट किया गया। ठीक है, लेकिन जो कुछ संगीतकार ऐसे भी थे, कुछ म्यूजिशियंस ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया, सरकार के दृष्टिकोण की काफी आलोचना की। ठीक है, उन्होंने क्रिटिकल किया गवर्नमेंट की इस अप्रोच को। दे आर आर्ग्यूइंग दैट इट वाज टू फोकस्ड ऑन पॉपुलराइजेशन क्लासिकल म्यूजिक एंड नॉट इनफ ऑन प्रिजर्विंग इट ट्रेडिशनल फॉर्म्स। उन्होंने कहा अपना ध्यान किस पे दे रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं अपना सारा टाइम, सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक को पॉपुलर बनाने के लिए, उसे लोकप्रिय बनाने के लिए। ये हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स, जितनी भी हमारी पारंपरिक चीजें, उनको प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। दे वर कंसर्न दैट द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट क्लासिकल म्यूजिक वुड डिल्यूट इट्स प्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। वो कह रहे थे कि जो ये गवर्नमेंट है वो शास्त्रीय संगीत को जिस हिसाब से बढ़ावा दे रही है, उससे क्या होगा कि जो भी इस संगीत की प्योरिटी है, शुद्धता है, इसकी प्रामाणिकता है, वो खत्म हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही कम हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने किसकी बात की, संगीतकार की बात की, यानी कि म्यूजिशियन की बात की। लेकिन अगर हम ऑडियंस के रिस्पॉन्स की बात करें तो द ऑडियंस रिस्पॉन्स टू दिस मेजर वाज जनरली पॉजिटिव, यानी कि जो दर्शक थे उनके प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा सकारात्मक थी, उनके जो रिव्यूज थे वो बहुत पॉजिटिव थे। क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था संगीत का, यानी कि जो नेशनल प्रोग्राम था म्यूजिक का, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। किसके बीच, श्रोताओं के बीच, यानी कि जो भी लिसनर थे उनके बीच ये काफी पॉपुलर हो गया था। उन्होंने इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी ऐसे संगीत की। ठीक है, बहुत अप्रिशिएट किया था उन्होंने। जितने भी लाइव कंक्रीट्स होते थे, लाइव प्रसारण होते थे, उन पर अच्छी प्रतिक्रिया देते थे। जो भी इस संगीत से उन्हें अनुभव मिलता था, जो एक्सपीरियंस मिलता था, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता था। ठीक है, और इन नीतियों का उद्देश्य है सिंपल सा क्या था कि जो क्लासिकल म्यूजिक है समाज में उसकी एक पहचान बने। ठीक है, तो इससे शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा मिला और जितने भी कलाकार थे उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे वो शोकेस देयर टैलेंट, जिससे वो अपने टैलेंट को शो कर पा रहे थे। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्प टू पॉपुलराइज क्लासिकल म्यूजिक एंड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर म्यूजिशियन टू शोकेस देयर टैलेंट्स। यानी कि जो सरकार ने इस अवधि के दौरान जो नीतियां चलाई थी उससे क्या हुआ था, शास्त्रीय संगीत को काफी बढ़ावा मिला था, वो बहुत लोकप्रिय हुआ था और संगीतकार थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्कस द जर्नी ऑफ इंडियन सिनेमा अप टू इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में सिनेमा के विकास पर चर्चा कीजिए। अब जो भारत का सिनेमा रहा है उसका एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। ठीक है, इंडियन सिनेमा हैज अ रिच एंड फैसिनेटिंग हिस्ट्री दैट डेट बैक टू लेट 19th सेंचुरी, यानी कि ये 19वीं सदी के अंत से शुरू होता है, लेकिन फिर भी जो सिनेमा का इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग और बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा है। ठीक है, जो स्वतंत्रता तक भारतीय सिनेमा की यात्रा मील का पत्थर और महत्वपूर्ण घटनाओं से चिन्हित थी जिन्होंने इसके विकास को आकार दिया। इसका मतलब जो इंडिपेंडेंस तक इंडियन सिनेमा की जर्नी थी, ठीक है, वो कई बार माइलस्टोन साबित हुई। ठीक है, कहते हैं ना मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं उस दौरान चिन्हित की गई थी एंड दैट शेप्ड इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इससे क्या हुआ कि जो भारत का सिनेमा था उसका विकास हुआ और उसके विकास को एक नई शेप मिली। अगर हम एग्जाम्पल दें मूवीज का, तो पहली फीचर फिल्म जो थी वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली बार राजा हरिश्चंद्र फिल्म रिलीज की थी। देन द फर्स्ट एवर टॉकी आलम आरा बाय अर्देशर ईरानी इन 1931, यानी कि 1931 में अर्देशर ईरानी ने पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा, जिसमें जो कैरेक्टर्स थे वो बोल रहे थे, ऐसी एक मूवी रिलीज की
जिसका नाम था आलम आरा। ये 1931 में आई थी। अब आजादी तक भारतीय सिनेमा का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले बॉलीवुड की शुरुआत हुई, यानी कि बिगनिंग ऑफ बॉलीवुड। अब जब भारतीय सिनेमा के जो जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, दादा साहेब फाल्के को। रिमेंबर दिस पॉइंट, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इज वॉज दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने क्या रिलीज की थी, फर्स्ट एवर फुल लेंथ फीचर फिल्म, जिन्होंने फुल लेंथ फीचर फिल्म रिलीज की थी राजा हरिश्चंद्र इन 1930। ये एक मूव फिल्म थी, यानी कि एक साइलेंट फिल्म थी, जिसे काफी सफलता मिली थी। देन दादा साहेब वॉज नॉट ओनली द प्रोड्यूसर बट ऑल्सो द डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन, एडिटर, मेकअप मैन, आर्टिस्ट एंड आर्ट डायरेक्टर। यानी कि वो सिर्फ इस फिल्म के निर्माता नहीं थे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया था, वो इसके निर्देशक भी थे, स्टोरी भी उन्होंने ही लिखी थी, लेखक थे, कैमरामैन थे, संपादक थे, मेकअप कलाकार थे और एक कला निर्देशक भी थे। यही राजा हरिश्चंद्र पहली भारतीय फिल्म थी जिसे 1914 में लंदन में भी दिखाया गया था। ठीक है, इसे लंदन में टेलीकास्ट किया गया था 1914 में थ्रू इंडियन सिनेमाज। फर्स्ट मोगल दादा साहेब फिल्के supervised and managed the production of 23 films from 1913 to 1980. The initial growth of Indian film industry was not as fast as that of Hollywood. अब हम कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म उद्योग यानी कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी वो हॉलीवुड की तरह तो तेज नहीं थी, ठीक है, इतनी फास्ट तो नहीं थी जितनी हॉलीवुड था। तो फिर भी 1913 से 1918 के बीच जो दादा साहेब फाल्के थे उन्होंने 23 फिल्मों का निर्माण किया। फिर 1920 की शुरुआत में कई कंपनियां उभरी, कई जो प्रोडक्शन कंपनियां थी वो सामने आई। ठीक है, फिल्म बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। उसके बाद जो फिल्में थी वो पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर बनने लगी, जिसमें महाभारत और रामायण सबसे मेन है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बिगिनिंग ऑफ द टॉकीज, यानी कि टॉकीज की शुरुआत। अब अर्देशीर ईरानी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जिन्हें 1931 में बॉम्बे में प्रदर्शित किया गया था। ये भारत की पहली ध्वनि फिल्म थी जिसमें साउंड दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट साउंड फिल्म थी ये इंडिया की। देन द रिलीज ऑफ आलम आरा स्टार्टेड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। आलम आरा जब रिलीज हुई, इससे भारत का जो फिल्म का इतिहास था उसमें एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, आलम आरा का जो संगीत निर्देशक था यानी कि जो फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर थे वो फिरोज शाह थे, जिन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था आलम आरा के लिए, दे दे खुदा के नाम पर। ठीक है, और इसे गाया किसने था, इसे वीएम खान द्वारा गाया गया था। उसके बाद ऐसी कई कंपनियां उभरी, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनी एमर्ज हुई, जिससे फिल्मों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुई नंबर ऑफ फिल्म्स। देन 1927 में 108 की तुलना में 1931 में 328 फिल्में बनी। ठीक है, 1927 में कितनी फिल्में बनी थी, 128 बनी थी, लेकिन 1931 में 328 बनी। इस दौरान बहुत बड़े बड़े इंडियन सिनेमाज हॉल बनाए गए, मूवी हॉल बनाए गए, जहाँ पे जो दर्शक थे वो मूवी देखने जाते थे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्षेत्रीय फिल्मों का विकास, यानी कि ग्रोथ ऑफ रीजनल फिल्म्स। उसके बाद सिर्फ ऐसी फिल्मों का विकास नहीं हुआ जो देश के नाम पर होती थी, वो क्षेत्रीय फिल्म उद्योग ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। रीजनल फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो मेड इट्स ऑन मार्क। देन द फर्स्ट बंगाली फीचर फिल्म नाल दमयंती। ठीक है, जो फर्स्ट बंगाली फीचर फिल्म थी वो थी नाल दमयंती, जो 1917 में आई थी। ये एक पहली बंगाली फीचर फिल्म थी जिसको प्रोड्यूस किया था जेएफ मदन ने। ठीक है, इसका निर्माण किया था जेएफ मदन ने, जिसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो इतावली के अभिनेता थे। ठीक है, यानी कि इटालियन एक्टर्स थे जो मेन रोल में थे, जो लीडिंग रोल में थे। और इसकी फोटोग्राफ किसके द्वारा ली गई थी, ज्योतिष सरकार। देन इन 1990 कीचक वधम नामक पहली मूव दक्षिण भारतीय फिल्म आई। ठीक है, जिसमें साउंड नहीं था, साउथ इंडियन की मूवी थी ये, इसका नाम था कीचक वधम। और इस मूवी को किसने बनाया था, आर नटराजा मुदलियार ने बनाया था, जो मद्रास से थे। ठीक है, देन दादा साहेब फाल्के डॉटर्स मंदाकिनी वॉज द फर्स्ट फीमेल चाइल्ड स्टार हु एक्टेड एज द चाइल्ड कृष्णा इन फाल्के कलिया मर्दान इन 1919। यानी कि दादा साहेब फाल्के की बेटी मंदाकिनी थी जो पहली महिला चाइल्ड स्टार थी, जिन्होंने 1919 में फाल्के की कालिया मर्दन में बाल कृष्ण के रूप में अभिनय किया था, बाल कृष्ण का रोल प्ले किया था। उसके बाद बंगाल में ही पहली टॉकी फिल्म बनाई गई जिसका नाम था जमाई षष्ठी। ठीक है, जमाई षष्ठी इसका नाम था, जो 1931 में स्क्रीन हुई, प्रदर्शित हुई, और इसको प्रोड्यूस किया गया था मदन थिएटर्स ने, यानी कि मदन थिएटर्स लिमिटेड द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया था। देन नेक्स्ट इज कालिदास। ये पहली तमिल टॉकी थी। ठीक है, कालिदास फर्स्ट तमिल टॉकी विच वॉज रिलीज इन मद्रास, जो कहाँ पे रिलीज हुई थी, जो मद्रास में रिलीज हुई थी 31 अक्टूबर 1931 को। एंड डायरेक्टेड बाय एच.एम. रेड्डी, से डायरेक्ट किया था एच.एम. रेड्डी ने। अपार्ट फ्रॉम बंगाली एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, रीजनल फिल्म्स वर आल्सो मेड इन अदर लैंग्वेज सच एज असामीज, ओरिया, पंजाबी, मराठी एंड मैनी मोर। सिर्फ बंगाली और साउथ इंडियन फिल्में ही नहीं बनी थी,
इसके अलावा असमिया, उड़िया, पंजाबी, मराठी और भी कई भाषाओं में क्षेत्रीय फिल्में बनाई गई। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इससे क्या हो गया, उद्योग का विकास हुआ, भारतीय सिनेमा का विकास हुआ, इसका विस्तार हुआ, अधिक से अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ। इसके बाद तो हर साल अधिक से अधिक फिल्में बनने लग गई। 1940 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग निर्मित फिल्मों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा था। ठीक है, यानी कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड थी। फर्स्ट नंबर पे कह सकते हो कि फिल्मों की संख्या के मामले में वो दुनिया का सबसे बड़ा था, जिसकी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फैली हुई थी। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक और राजनीतिक विषय, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स। अब देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्वतंत्रता और विभाजन, यानी कि इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। द ईयर्स लीडिंग अप टू इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन इन 1947 had a significant impact on Indian cinema. Many filmmakers used their art to comment on the political situation, while others focused on telling stories of the struggle of the common people. तो स्वतंत्रता और विभाजन के दौरान इसका भी सिनेमा पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, उसकी कहानियां बताई। देन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। भारतीय सिनेमा ने 1950 और 1960 के दशक में सत्यजीत राय जैसे फिल्म निर्माताओं के उभरने के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करनी शुरू कर दी। ठीक है, जो फिल्म मेकर थे सत्यजीत राय, ऐसे फिल्म निर्माता जब उभरने लगे, इनका एमरजेंस होने लगा, तो फिर जल्दी ही इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलने लग गई। उन्होंने अपनी फिल्म पाथेर पंचाली के लिए कांस फिल्म समारोह में पाल्मे डी और पुरस्कार भी जीता था। जो सत्यजीत राय थे वन द पाल्मे डी और एट द कांस फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज फिल्म पत्थर पंचाली। ठीक है, पाथेर पंचाली के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला गया था। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो भारतीय सिनेमा का इतिहास रहा है वो मूक फिल्मों से स्क्रीनिंग पे आया, फिर टॉकीज पे आया, तो ऐसे ही कई चरणों में इसका विकास हुआ। पहले सिर्फ मूव फिल्में बनती थी जिसमें सिर्फ चित्र होते थे, आवाज नहीं होती थी, फिर उनको आवाज दी गई, फिर टॉकीज, इसी तरह से भारतीय सिनेमा का विकास हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दूरदर्शन बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन इंडिया, यानी कि भारत में दूरदर्शन कैसे प्रभावशाली बना। दूरदर्शन आज भी एक चैनल है, हम सबको बताया, हमने उसमें बहुत सारी चीजें देखी होंगी। तो दूरदर्शन इज अ पब्लिक ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल टेलीविजन चैनल रन बाय प्रसार भारती। जो दूरदर्शन था वो भारत सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड प्रसार भारती द्वारा संचालित एक सार्वजनिक प्रसारण स्थलीय टेलीविजन चैनल था। ये सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। उसके बाद दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो सितंबर 1959 में हुई थी। दिल्ली में एक छोटे से ट्रांसमिटर और एक काम चलाऊ स्टूडियो के साथ इसका जो प्रसारण था वो शुरू हुआ था, यानी कि दिल्ली में ये शुरू हुआ था कब, सितंबर 1959 में, जिसका जो ट्रांसमीटर था वो काफी छोटा था, एक छोटा सा स्टूडियो था जो सिर्फ काम चलाऊ था। द रेगुलर डेली ट्रांसमिशन स्टार्टेड इन 1965 एज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। फिर नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत कब हुई, 1965 में हुई, आकाशवाणी के एक भाग के रूप में। फिर टेलीविजन सेवा को 1972 में एक दूसरे शहर मुंबई तक विस्तारित किया गया। उसके बाद जो टेलीविजन सर्विस है उसे सेकंड सिटी मुंबई लॉन्च किया गया 1972 में। टिल 1975 ओनली 7 cities were covered by दूरदर्शन एंड इट remained 48 द ओनली टेलीविजन चैनल इन इंडिया, यानी कि 1975 तक दूरदर्शन द्वारा केवल 7 शहरों को कवर किया गया और भारत में 48वां एकमात्र ये टेलीविजन चैनल बना रहा। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि भारत में दूरदर्शन का जो योगदान रहा है उसकी बात करें, तो सबसे पहला एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। दूरदर्शन एंजॉय अ मोनोपोली ऑन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया अंटिल द अर्ली 1990s व्हेन सैटेलाइट टेलीविजन एंटर्ड द मार्केट, यानी कि दूरदर्शन ने 1990 की दशक की शुरुआत तक भारत में टेलीविजन प्रसारण पर अपना एकाधिकार का आनंद लिया। उसी की मोनोपोली थी जब उसने एक टेलीविजन के रूप में बाजार में प्रवेश किया था। इसका ये मतलब था कि जो दूरदर्शन था उस पर ही अधिकांश भारतीय समाचार देखते थे, मनोरंजन देखते थे। उनके पास एकमात्र यही सोर्स था जिसमें जो ऑडियंस थी वो ये सब कुछ देख पाती थी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राष्ट्रीय कवरेज, यानी कि नेशनल कवरेज। दूरदर्शन हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स मेकिंग इट एक्सेसिबल टू ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि जो दूरदर्शन था उसके पास स्थलीय ट्रांसमीटरों का एक ऐसा विशाल नेटवर्क था जो भारत के लगभग हर कोने तक पहुंच सकता था। तो इसका मतलब था कि दूरदर्शन के पास ग्रामीण और दूर दराज के जितने भी क्षेत्र थे उन लोगों के पास पहुंचने की क्षमता थी, जहां और प्रसारक नहीं पहुंच पाते, दूसरे जो अदर ब्रॉडकास्टर्स होते वो अनेबल होते हैं वहां तक पहुंचने में, लेकिन दूरदर्शन के पास वो एबिलिटी थी जिससे वो जितने भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र थे और भी जो दूर दूर के क्षेत्र थे वहां तक पहुंच सकता था। देन गवर्नमेंटल सपोर्ट, ठीक है, दूरदर्शन को सरकारी समर्थन प्राप्त था क्योंकि इसका जो स्वामित्व था, इसका जो संचालन था वो किसने किया था, सरकार ने किया था ना। दूरदर्शन इज ओन्ड एंड
ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस हिसाब से इसे गवर्नमेंट सपोर्ट मिला हुआ था। इसका जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग थी वो गवर्नमेंट ही कर रही थी, जिससे इसकी प्रौद्योगिकी और प्रोग्राम में निवेश करने की अनुमति मिली, विच अलाउड इट टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग। उसके बाद गुणवत्ता प्रोग्रामिंग यानी कि क्वालिटी प्रोग्रामिंग। दूरदर्शन राज्य के स्वामित्व वाला प्रसारक था, ठीक है, स्टेट ऑन ब्रॉडकास्टर था। धीरे धीरे इसकी जो क्वालिटी थी वो जितने भी आने वाले साल हो रहे थे उसमें बहुत अच्छी हो रही थी। उसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि इसमें न्यूज, करंट अफेयर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स सारे चीजें दिखाई जाती थी। इस तरीके से इस पे बहुत सारे लोकप्रिय कार्यक्रमों का निर्माण हुआ। देन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग यानी कि शैक्षिक कार्यक्रम। दूरदर्शन हैज ऑलवेज प्लेस्ड एन एम्फेसिस ऑन educational programming. It has produced range of educational programs including documentaries, science show and language lessons. यानी कि दूरदर्शन ने शैक्षिक कार्यक्रमों पर भी बल दिया, ठीक है। उन्होंने कई शैक्षिक कार्यक्रम जो भी शिक्षा के लिए जरूरी थे उनको लॉन्च किया, उनका निर्माण किया, जिसमें विज्ञान का शो, भाषा, चित्र ऐसे शामिल थे। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि जो टेलीविजन प्रसारण पर दूरदर्शन का जो मोनोपोली थी, उसका जो एकाधिकार था, उसने इंडियन कल्चर को बढ़ाया, उसको प्रिजर्व किया, और यह एक राष्ट्रीय निर्माण, राजनीतिक प्रचार, इन सब के रूप में बहुत ही उभरा। इसने जनता को शिक्षित, उसे सूचित करने और जनता को सभी तरह की जो सूचनाएं थी उन सबको प्रोवाइड करा के बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, और ये भारत में प्रभावशाली बन गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन लियोनेल फिल्डन एंड ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि लियोनेल फिल्डन और अखिल भारतीय रेडियो AIR का हमें उल्लेख करना है, वर्णन करना है। तो जो लियोन फिल्डन थे वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर थे, ठीक है, यानी कि वो एक ब्रिटिश प्रसारक थे जिन्होंने 1940 से 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो में संगीत के पहले नियंत्रक के रूप में कार्य किया, यानी कि ही वॉज द फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ म्यूजिक एट ऑल इंडिया रेडियो AIR फ्रॉम 1940 to 1946. During his tenure of AIR, he worked to promote classical Indian music and encourage musicians to experiment with new forms of music. वो जब तक अपने कार्यकाल पे रहे, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शास्त्रीय भारतीय संगीत को बढ़ावा दिया और संगीतकारों को नए संगीत के रूपों को सीखने, उनका प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें प्रमोट किया, एनकरेज किया। उन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए पश्चिमी शास्त्रीय संगीत भी पेश किया, यानी कि उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी इस्टेब्लिश किया, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया इंडियन ऑडियंस के सामने। HIR सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना भी की उन्होंने, ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट ऑर्केस्ट्रा ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, जो भारत में अपनी तरह का पहला ऑर्केस्ट्रा था। भारतीय संगीत और प्रसारण के विकास में फिल्डन का जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी बड़ा है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो AIR की, तो जो AIR है वो एक फुल फॉर्म है पूरे इंडिया की। उसके अगर हम पूरे नाम की बात करें तो वो ऑल इंडिया रेडियो है। 1956 में AIR इज ऑफिशियली लेबल्ड एज आकाशवाणी, यानी कि AIR को आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी नाम दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक रेडियो स्टेशन था, यानी कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक रेडियो स्टेशन था, और ये प्रसार भारती का भाग भी है। It is the world leading radio broadcast concerning the different spoken language and the scope of cultural, social, economic varieties this represent. तो ये सिर्फ यह विभिन्न बोले जाने वाली भाषाओं से संबंधित दुनिया का एक ऐसा रेडियो प्रसारण है जहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक हर तरह की विविधता को दिखाया जाता है। AIR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, भारत में स्थित है। Currently AIR is capable of covering 99.98% of the Indian population via its broadcasting station. अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो ये AIR है, यानी कि जो आकाशवाणी है, वो अपने प्रसारण केंद्रों के माध्यम से 9.8% भारत की आबादी को अपने अंदर नियंत्रित करने में कैपेबल है, सक्षम है। ऑल इंडिया रेडियो में अगर हम लियोन फिल्डन के योगदान की बात करें, उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो लियोन फिल्डन वॉज अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये एक ब्रिटिश प्रसारक थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के मध्य में ऑल इंडिया रेडियो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने AIR में महानिदेशक के रूप में कार्य किया था, यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य किया था। कब से कब तक? 1957 से 1965 तक, यानी कि 1957 से 1965 तक इन्होंने काम किया था। और इस दौरान उन्होंने जो भी इसका नेटवर्क था उसको डेवलप किया था, उसका एक्सपेंड किया था, उसका आधुनिकीकरण किया था। देन फिल्डन वॉज अपॉइंटेड टू पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल। उसे जब महानिदेशक के पद पर जब उसे नियुक्त किया गया था, तब जो AIR था, यानी कि आकाशवाणी था, वो एक छोटी सी सरकार द्वारा
संचालित किया जा रहा था, लेकिन वो जल्दी ही एक बड़े और अधिक जटिल संगठन के रूप में परिवर्तन भी कर रहा था, ट्रांसलेशन भी हो रही थी उसकी। He brought with him a wealth of experience in broadcasting, having worked for the BBC and other organization in the UK। उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग के रूप में वो काफी बहुत एक्सपीरियंस लेकर आए थे, क्योंकि उन्होंने BBC और UK में बहुत सारे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम किया हुआ था, वर्क किया हुआ था। फिल्डन के नेतृत्व में जो आकाशवाणी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया। He initiated a program of reforms that included the introduction of new technologies and the expansion of programming to reach a wider audience। इन्होंने ऐसे सुधार किए जिससे एक ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें जितने भी व्यापक दर्शक थे उन सबकी इस पे पहुंच हो गई। उन्होंने ऐसी तकनीकों की, ऐसे प्रोग्रामिंग की शुरुआत की जिससे बहुत सारे सैकड़ों लोग इसके साथ जुड़ गए। इसकी प्रोग्रामिंग की जो क्वालिटी थी उसमें भी काफी सुधार हुआ। इसके अलावा फिल्डन ने और क्या किया था, उन्होंने नेशनल प्रोग्राम की स्थापना की थी, स्टैब्लिशमेंट की थी राष्ट्रीय कार्यक्रम की। ये एक ऐसा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्टेशनों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें समाचार, संगीत और नाटक बहुत सारे प्रोग्रामिंग दिखाए जाते हैं। उसकी एक वाइड रेंज है। इससे क्या हुआ कि भारत के लोग जो वो एक दूसरे के करीब आए और राष्ट्रीय पहचान जो थी, जो नेशनल आइडेंटिटी थी, उसको काफी बढ़ावा मिला। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में जो लियोनेल फिल्डन है उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उनकी विरासत को आज भी देखा जाता है, याद किया जाता है। उन्हें दूरदर्शी नेता के रूप में, ठीक है, एक विजनरी लीडर के रूप में याद भी किया जाता है, जिन्होंने हेल्प की थी इस नेटवर्क को इतना ब्रॉडकास्ट कर देने में, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय बीवी केसकर एज द फर्स्ट इलेक्टेड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिंग म्यूजिक ऑन AIR। यानी कि आकाशवाणी पर संगीत के संचालन के संबंध में प्रथम निर्वाचित सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बीवी केसकर द्वारा अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन करना है हमें। तो जो भारत के पहले निर्वाचित सूचना और प्रसारण मंत्री थे वो कौन थे? बीवी केसकर थे। ठीक है, क्या थे वो? भारत के निर्वाचित सूचना और प्रसारण मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विद रिगार्ड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिंग म्यूजिक। इन्होंने भी संगीत प्रशासन के संदर्भ में ऑल इंडिया रेडियो में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो ऑल इंडिया रेडियो को एक न्यू शेप देने के कैपेबल थी। अगर हम बीवी केसकर के इंट्रो की बात करें तो इनका पूरा नाम था बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर। इनका जन्म 1903 में हुआ था और 1984 में इनकी डेथ हुई। ये एक भारतीय राजनेता भी थे और 1952 और 1962 के बीच ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बिटवीन 1952 एंड 1962। इन्हें किस लिए याद किया जाता है? इन्हें वृंदावाद बनाने और अखिल भारतीय रेडियो के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने की वजह से इन्हें याद आज तक किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो केसकर हु वाज इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में बहुत लंबे समय तक कार्य किया। वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बैनिंग हिंदी फिल्म म्यूजिक, क्रिकेट कमेंट्रीज एंड द हारमोनियम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। ये एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने हिंदी फिल्म के जो संगीत होते थे, क्रिकेट कमेंट्री होती थी और जो हारमोनियम होता था, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो पर इन सबको रोक दिया था, इन सब के चलने पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। अब इनकी जो नीतियां अपनाई गई हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय बीवी केसकर, ठीक है, इनके द्वारा जो नीतियां बनाई की गई, अगर हम उनके मूल्यांकन की बात करें तो फर्स्ट इज संगीत कार्यक्रम पर केंद्रीकृत नियंत्रण, सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर म्यूजिक प्रोग्रामिंग। इन्होंने क्या किया कि ऑल इंडिया रेडियो पर संगीत कार्यक्रम पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे सरकार को संगीत प्रसारण की सामग्री पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति मिली। इस नीति का उद्देश्य क्या था कि संगीत प्रोग्रामिंग के लिए समान और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसका एम था कि नेशनलिस्टिक अप्रोच एंड प्रमोट अ मोर यूनिफॉर्म अप्रोच टू म्यूजिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट था प्रमोशन ऑफ रीजनल म्यूजिक। वो किसको बढ़ावा देना चाहते थे? वो क्षेत्रीय संगीत को बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी नीतियां पेश की गई जिसमें था कि वो क्षेत्रीय संगीत को महत्व देना चाहते हैं, इसे बढ़ावा देना चाहते हैं और क्षेत्रीय संगीत को प्रिजर्व करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, जिससे जो युवा कलाकार है वो प्रशिक्षित बने और क्षेत्रीय संगीत केंद्रों की स्थापना भी करें। ठीक है, रीजनल म्यूजिक सेंटर्स को स्टैब्लिश करें। देन नेक्स्ट इज संगीत सामग्री पर सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप ऑफ म्यूजिक कंटेंट। इन्होंने केसकर ने क्या किया? आकाशवाणी पर यानी कि AIR पर जितनी भी संगीत सामग्री थी उस पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लागू कर दी। ही बिलीव दैट म्यूजिक शुड बी यूज्ड एज अ टूल टू प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। वो चाहते थे कि म्यूजिक वही होना चाहिए, संगीत को ऐसे रूप में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सिर्फ राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को बढ़ावा मिले। वो ऐसे सभी चीजों के खिलाफ थे जो राष्ट्रहित के लिए अपमानजनक
निराशाजनक और खिलाफ मानी जाती हो। देन नेक्स्ट इज संगीत उत्पादन का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन। केसकर ने क्या किया, वो चाहते थे कि संगीत उत्पादन की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचान मिले, मॉडर्नाइजेशन को भी प्रमोट किया जाए, टेक्निकल क्वालिटी है म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स की उन्हें भी इम्प्रूव किया जाए, रिकॉर्डिंग की जो तकनीकी गुणवत्ता है उनमें सुधार किया जाए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ही एस्टैब्लिश रिकॉर्डिंग स्टूडियोज विद मॉडर्न इक्विपमेंट विच अलाउड फॉर बेटर क्वालिटी रिकॉर्डिंग ऑफ म्यूजिक परफॉर्मेंस। उन्होंने आधुनिक उपकरणों के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना की जिसमें जो संगीत प्रदर्शन था उसकी बेहतर गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग की अनुमति मिली। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट केसकर पॉलिसीज हैड अ मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑन द म्यूजिक प्रोग्रामिंग ऑन AIR, ठीक है। तो जो केसकर है उनकी नीतियों ने AIR पर यानी कि आकाशवाणी पर संगीत कार्यक्रमों पर एक मिलता जुलता सा प्रभाव छोड़ा। जैसे कि उन्होंने संगीत प्रोग्रामिंग पर सेंसरशिप लगाई, उस पर सेंटर कंट्रोल कर लिया, तो इससे राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण था, ठीक है, उसको प्रमोट किया गया, नेशनलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट किया गया। लेकिन इससे कलात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मकता बिल्कुल ही सीमित हो गई, बहुत ही ज्यादा हद में सीमित हो गई। लेकिन उन्होंने मॉडर्नाइजेशन अपना करके वेस्टर्न संगीत को भी काफी प्रमोट किया जिससे जो रिकॉर्डिंग्स थी उनकी जो टेक्निकल क्वालिटी थी उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल्म उद्योग ने फिल्म संगीत के प्रति नए उभरे भारतीय राज्य के अभिजात दृष्टिकोण का किस प्रकार प्रत्युत्तर दिया, अथवा फिल्म उद्योग ने फिल्म संगीत के प्रति नए उभरे भारतीय राज्य के उग्र रवैये पर कैसी प्रतिक्रिया दी। हाउ डिड द फिल्म इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड टू द हाइब्रो एटीट्यूड ऑफ द न्यूली एमर्ज्ड इंडियन स्टेट टुवर्ड्स फिल्म म्यूजिक, और हाउ डिड द फिल्म इंडस्ट्री रिस्पॉन्ड टू द हाइब्रो एटीट्यूड ऑफ द न्यूली एमर्ज्ड इंडियन स्टेट टुवर्ड्स फिल्म म्यूजिक। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जो फिल्म उद्योग है यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने म्यूजिक के प्रति किस प्रकार से जो नए भारतीय राज्य का उद्भव हो रहा था उसके रवैये के प्रति क्या मतलब किस प्रकार से उसके एटीट्यूड के अपना रिस्पॉन्स दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इन इंट्रो वी कैन से दैट कि द फिल्म इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकल प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एंड रिफ्लेक्टिंग द कल्चर लैंडस्केप ऑफ इंडिया, यानी कि फिल्म उद्योग ने ऐतिहासिक रूप से भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने और प्रतिबिंब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि सबको पता है कि 20वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरने सहित महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरा, यानी कि 20वीं शताब्दी में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का तो उद्भव हुआ था, विकास हुआ था, लेकिन इस दौरान कई ट्रांसमिशंस भी हुए थे, कई परिवर्तन भी हुए थे। तो फिल्म उद्योग नए उभरे भारतीय राज्य के प्रति उच्च स्तर के रवैये का जवाब देता है, ठीक है। वन रिस्पॉन्स वॉज टू चैलेंज द नोशन दैट द फिल्म म्यूजिक वॉज सोली मीन फॉर एंटरटेनमेंट एंड वॉज नॉट एन आर्ट फॉर्म इन इट्स ऑन राइट। तो एक प्रतिक्रिया तो इस धारणा को चुनौती देती है और वो ये कहती है कि जो फिल्म का संगीत होता है, ठीक है, वो सिर्फ किस लिए होता है, एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है। तो जो फिल्म निर्माता होते हैं, जो फिल्म मेकर्स जो होते हैं, उन्होंने क्या करा, म्यूजिक को डायरेक्ट करता है या म्यूजिक को प्रोड्यूस करता है, उन लोगों ने क्या किया कि जो मूवी का जो म्यूजिक होता है उसमें वो शास्त्रीय संगीत भी डाल देते हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी डाल देते हैं, फोक म्यूजिक भी डाल देते हैं। तो ये सब कुछ वो भी मूवी में डालते हैं, ठीक है, जिससे जो भी मूवी होती है उसके संगीत को एक हाई एटीट्यूड मिलता है, उसका स्टेटस थोड़ा सा एलिविएट हो जाता है और इससे क्या होता है कि किसी भी आर्ट में, किसी भी लेजिटिमेटेड आर्ट फॉर्म में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। देन नेक्स्ट वी have another response was to embrace the highbrow attitude towards film music and create films that were explicitly geared towards a more sophisticated audience। एक और प्रतिक्रिया इस फिल्म संगीत के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण को अपनाने और ऐसी फिल्म बनाने की थी जो स्पष्ट रूप से अधिक परिष्कृत दर्शकों के लिए तैयार की जाए, यानी कि जो कुछ शुद्ध टाइप की फिल्में होती थी, जैसे कि हमें पता है सत्यजीत राय और जो ऋत्विक घटक थे, उन जैसे फिल्म निर्माताओं ने ऐसी फिल्में बनाई थी जो काफी कॉम्प्लेक्स होती थी, बहुत नाउंस्ड होती थी, डेल्थ होती थी, उसकी जो थीम्स होती थी वो बहुत ही ज्यादा जटिल होती थी, ठीक है। अब ऐसी फिल्मों में मतलब ऐसा संगीत दिखाया जाता था जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता था। इससे क्या होता था कि जो भी फिल्म में जो म्यूजिक होता था उसके प्रति कैसा एटीट्यूड होता था, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एटीट्यूड बनता था। देन फिल्म उद्योग ने कई तरह से फिल्म संगीत के प्रति बौद्धिक रवैये का जवाब दिया। कैसे जवाब दिया कि किसी ने इसे चुनौती दी, किसी ने इसे अपनाया, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक आर्ट के फॉर्म में उभरा। अब 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद के वर्षों की अगर बात करें,
यानी कि इन द इयर्स फॉलोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वाज अ ग्रोइंग सेंस ऑफ कल्चर नेशनलिज्म एंड पुश टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रो कल्चर दैट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना और बौद्धिक संस्कृति के विकास की और इसका एक बढ़ावा था जो कि पश्चिमी प्रभावों से, जो भी वेस्टर्न इम्पैक्ट्स थे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस थे, उससे बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ही अलग था। जो इसमें शास्त्रीय संगीत था उस पर फिर से जोर दिया जाने लगा, यानी कि जो भी हमारा क्लासिकल म्यूजिक था उस पर फोर्स करने लगे, उसे दोबारा से शामिल करने की बात होने लगी। लेकिन जो बॉलीवुड फिल्में थी उन्होंने ऐसे संगीत को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, देन संगीत के प्रति ऊंच नीच का रवैया, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू दिस हाइब्रो एटीट्यूड टुवर्ड्स म्यूजिक। अब क्या होता था कि भारतीय फिल्म उद्योग ने फिल्म संगीत के लिए बहुत सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें न्यू स्टाइल्स, न्यू अप्रोचेस शुरू किए गए। कुछ फिल्म निर्माताओं ने, जो भी संगीत बनाते थे, संगीत निर्देशक होते थे, उन्होंने क्या किया कि क्लासिकल म्यूजिक को संगीत के तत्वों में शामिल कर लिया। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट कंट्रीज थी, जो अन्य देश थे, उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से लोक संगीत की परंपराओं को अट्रैक्ट किया। ठीक है, दर्स ड्रू ऑन फोक म्यूजिक ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्षेत्र से जो लोक संगीत की परंपराएं होती थी उनको ज्यादा महत्व दिया, उनसे वो लोग अट्रैक्ट हुए। इससे क्या हुआ, जो फिल्म का म्यूजिक होता था उसे एक हाई स्टेटस मिला, उसे ऊंचा दर्जा मिला, उसे कला के रूप में जाना जाने लगा। देन वी हैव कि एट द सेम टाइम सम फिल्म मेकर्स ऑल्सो बिगेन टू एक्सप्लोर मोर इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल थीम्स इन देयर films, moving away from the formulaic plots and song and dance sequences that had characterized Bollywood films up to that point। यानी कि फिर उसी समय क्या हुआ कि जो कुछ फिल्म निर्माताएं थे उन्होंने भी अपने फिल्मों में ऐसे ही बौद्धिक और दार्शनिक टॉपिक्स चुने, उन्होंने ऐसे टॉपिक्स का पता लगाना शुरू किया। अब इससे क्या हो गया कि जो लोग भी बॉलीवुड फिल्मों की बहुत तारीफ करते थे, उनकी विशेषताएं बताते थे, बॉलीवुड वालों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने फॉर्मूलाबद्ध भूखंडों यानी कि गीत, उनके नृत्य और फिर वो ऐसी चीजों से क्या हो गए, दूर हो गए। फिर इससे भारतीय सिनेमा में एक न्यू वेव आई। ठीक है, जिसने ऐसी फिल्मों का विकास किया, जैसी फिल्में किसने बनाई थी, सत्यजीत राय और ऋत्विक घटक। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही चरित्र विकास और सामाजिक टिप्पणी वाली फिल्मों का निर्माण किया। इन द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट द फिल्म इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेड टू द हाइब्रो एटीट्यूड टुवर्ड्स फिल्म म्यूजिक बाय एक्सप्लोरिंग न्यू स्टाइल्स एंड थीम्स। यानी कि जो फिल्म उद्योग है वो नई नई शैलियों और विषयों की खोज करके फिल्म संगीत को बढ़ावा दे सकता है, एक कला के रूप में स्थान दे सकता है और उसे एक उच्च स्तर भी दिलवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द genre of melodrama evolve in Hindi films, discuss with reference to the works of गुरुदत्त and अमिताभ बच्चन। यानी कि हिंदी फिल्मों में मेलोड्रामा की शैली कैसे विकसित हुई, गुरुदत्त और अमिताभ बच्चन के कार्यों के संदर्भ में हमें इसकी चर्चा करनी। 1950 और 60 के दशक में हिंदी सिनेमा में सामाजिक मेलोड्रामा शैली का उदय हुआ, यानी कि सोशल मेलोड्रामा हिंदी सिनेमा में कब एस्टैब्लिश हुआ, 1950 और 60 में। द फिल्म टैकल सोशल इशूज सच एज पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वुमेन्स राइट एंड वर नो फॉर देयर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज। इन फिल्मों में क्या दिखाया गया, गरीबी, जातिगत भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों की बात, ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाया जिनसे राजनीतिक संदेश मजबूत हो रहे थे और जिनसे समाज को एक ऐसा संदेश मिल रहा। तो अब जितनी भी समाज में बुराइयां थी उनको लेकर फिल्में बनानी शुरू हुई। जैसे कि हम एग्जाम्पल करें तो मदर इंडिया और 2 बीघा जमीन ऐसी फिल्मों के एग्जाम्पल है। अब गुरुदत्त की बात करें अगर मेलोड्रामा के रूप में, तो गुरुदत्त वॉज एन इंडियन फिल्म मेकर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर हु इज नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा इन 1950s एंड 60। तो जो गुरुदत्त है वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जिनने 1950 और 60 के दशक में भारतीय सिनेमा के लिए जो उन्होंने योगदान किया उसके रूप में जाना जाता है। भारत सिनेमा का जो इतिहास रहा है उसमें सबसे महान फिल्म निर्माता माना जाता है। जो उनकी फिल्में थी उनमें प्रेम, त्रासदी और सामाजिक यथार्थवाद, ठीक है, यानी कि उसमें लव होता था, ट्रेजेडी होती थी और सोशल रियलिज्म मिक्स होता था। अब जो गुरुदत्त की फिल्में होती थी वो अक्सर मेलोड्रामा की शैली में आती थी जिसमें कई भावनाएं होती थी, कई संगीत और कई कन्वर्सेशन भी होती थी। अगर बात करें मिस्टर एंड मिसेस बचपन, तो ये एक ऐसी फिल्म थी, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, एक यंग वुमेन यानी कि एक युवा महिला के बारे में जिसे अपने पिता से क्या मिलती है, संपत्ति मिलती है विरासत में, लेकिन जो उसकी फैमिली होती है वो उस पर किसका प्रेशर डालते हैं, शादी का। एक ऐसे कार्टूनिस्ट से मिलती है जो स्ट्रगल कर रहा होता है। देन दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड एज वे टू अवॉइड द अरेंज मैरिज। तो फिर वो अरेंज मैरिज से बचने के तरीके के रूप में उस कार्टूनिस्ट से शादी का फैसला
फैसला कर लेती है। कागज के फूल, ये 1959 में आई थी ये मूवी। ये भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें जो वो अभिनेत्री होती है वो प्यार में पड़ जाती है, ठीक है, लेकिन फिर उसे अपनी निजी और जो भी उसकी ऑक्यूपेशन लाइफ होती है, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है, ठीक है, उसमें प्रोफेशनल लाइफ और उसकी प्राइवेट लाइफ दोनों में, यानी कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ चलाने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। उसे काफी रिजेक्शन, काफी ट्रेजेडी मिलती है। यह फिल्म वक्त ने क्या, हसीन सितम ऐसे बेहद खूबसूरत गानों के लिए जानी जाती है। इस मूवी में गाना है वक्त ने किया क्या, हसीन सितम, तो ये इस मूवी का फेमस सॉन्ग था। देन आवारा, आवारा भी गुरु दत्त की एक टाइमलेस क्लासिक दैट कंटिन्यूज टू बी सेलिब्रेट इट्स आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड सोशल रेवेन्यू, ठीक है। तो जो आवारा मूवी थी वो भी गुरु दत्त की एक ऐसी क्लासिकल मूवी थी जिसमें उन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता को दिखाया। इसमें गुरु दत्त ने किसकी भूमिका निभाई है, उसने किसका रोल प्ले किया है, उन्होंने राजू बनके उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, जो कि एक गरीब है लेकिन सड़क पर चलने वाला युवक है, हु इज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम एंड स्ट्रगल टू प्रूव हिज इनोसेंस। उस पर एक गलत तरीके से अपराध का आरोप लगाया जाता है और वो सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करता रहता है, ठीक है। अब अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें कि उन्होंने कैसी मेलोड्रामास मूवी में काम किया है, वो आइकॉनिक एक्टर है इंडियन सिनेमा के, ठीक है, सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता है जिन्होंने 5 दशकों से अधिक के अपने शानदार करियर में कई तरह की भूमिका निभाई है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे रोल किए हैं अपने इस करियर में और उन्हें उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है, चाहे वो एक्शन की बात हो, चाहे क्राइम थ्रिलर्स की बात हो, वो हर एक मेलोड्रामा में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले अगर बात करें उनकी मूवी तो दीवार जो 1975 में आई थी, वो एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, ठीक है, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सफल फिल्मों में से एक है, यानी कि जो अमिताभ बच्चन है उन्होंने इस फिल्म में विजय वर्मा का रोल किया था, ठीक है। इस फिल्म में बताया गया है कि जो उनकी लाइफ थी, जो बिल्कुल क्राइम में निकल गई थी, जो उनकी फैमिली से उन्हें मिली गई थी, ठीक है। इस फिल्म में प्यार, सोशल इनइक्वालिटी और बहुत सारी ऐसी मेलोड्रामा दिखाया गया। यही वो फिल्म है जिसने अमिताभ बच्चन के करियर को बिल्कुल बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह और परवीन बॉबी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। देन शोले, ये भी 1975 में आई थी। इसमें अमिताभ बच्चन ने इसका रोल प्ले किया था, जय का रोल प्ले किया था, इसमें वो जय बने थे, ठीक है। ये 2 अपराधियों के बारे में थी ये फिल्म। इस मूवी को लिखा था सलीम जावेद ने और ये निर्देशित है रमेश सिप्पी द्वारा और उनके पिताजी जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित, ठीक है। तो जो ये फिल्म है, शोले फिल्म है, ये 2 अपराधियों के बारे में है, वीरू और जय। तो वीरू की भूमिका निभाई थी धर्मेंद्र ने और जय की भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी द्वारा निर्दयी डकैत गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए उन्हें काम पर रखा गया था, ठीक है। तो ये इसमें हेमा मालिनी भी थी, जय बहादुरी भी थे और वीरू और जय की ये प्रेमिका थी जिन्हें बसंती और राधा के नाम से जाना जाता था। तो इसमें भी गब्बर को कैसे पकड़ा, ये भी एक बहुत ही मेलोड्रामा मूवी थी जिसमें प्यार, एक्शन, रोमांस सब कुछ था। देन नेक्स्ट इज जंजीर जो 1973 में आई थी। तो जंजीर भी शुरुआती मेलोड्रामेटिक मूवी थी जिसमें उन्होंने अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने भी बच्चन के करियर को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें हिंदी सिनेमा में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि गुरु दत्त एंड अमिताभ बच्चन हैव डिफरेंट स्टाइल्स एंड थीम्स इन देयर फिल्म्स, कि दोनों की फिल्मों में ही अलग अलग शैलियां थी, उनके अपने विषय थे, ठीक है। दोनों ने भारत के सिनेमा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। और उन्होंने ऐसी कुछ मेलोड्रामिक फिल्में बनाई है जिन्हें दर्शकों द्वारा आज भी पसंद किया जाता है, इन्हें भूल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि हमें शॉर्ट नोट लिखने, कोई भी 2, जैसे कि इसमें 5 आए हुए हैं, 4 भी आ सकते हैं, तो जो भी 2 हमें आते हैं हमें उन 2 पर लिखना होता है। तो फर्स्ट है दादा साहेब फाल्के, विविध भारती, सत्यजीत रे, एवीएन और जेमिनी स्टूडियोज औपनिवेशिक भारत में फिल्मों पर सेंसरशिप, यानी कि दादा साहेब फाल्के, विविध भारती, सत्यजीत राय, एवीएम एंड जेमिनी स्टूडियो सेंसरशिप ऑन फिल्म्स इन कॉलोनियल इंडिया। तो अगर हम दादा साहेब फाल्के की बात करें, ए पार्ट की बात करें, तो दादा साहेब फाल्के का नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्र्यंबकम, ब्रिटिश भारत, जो अब महाराष्ट्र में है और भारत में ही है, वहां हुआ था। इनके पिता गोविंद सदाशिव फाल्के उर्फ दाजी शास्त्री थे, जो कि एक संस्कृत विद्वान थे और वो धार्मिक समारोह का संचालन करते थे, यानी कि वो एक हिंदू पुजारी थे। इनकी माँ द्वारकाबाई जो एक गृहिणी थी, ठीक है। अपने पहले के समय में वे स्वभाव से कलात्मक थे और रचनात्मक कलाओं में उनकी बड़ी रुचि थी। फिर 16 फरवरी 1944 को महाराष्ट्र के नासिक में हो गया, इनका निधन हो गया। दादा साहेब फाल्के ने भारत के लोगों को सिनेमाई अनुभव की सुंदरता से परिचित कराया और दुनिया में सबसे बड़ा मनोरंजन उद्योग को विकसित किया। इन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में भी जाना जाता है, द फादर
ऑफ द इंडियन सिनेमा। ही मेड इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म। इन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में आई थी। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एज इंडियन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कंपोजर, एडिटर, पब्लिशर। दादा साहेब फुल्के इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ही प्रोड्यूस्ड द नेशन फर्स्ट फुल लेंथ पिक्चर। द टाइटल ऑफ इंडिजीनियस साइलेंट फिल्म वाज राजा हरिश्चंद्र। तो जो दादा साहेब फुल्के थे उन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। ये एक भारतीय निर्देशक थे, निर्माता थे, संगीतकार थे, संपादक थे, प्रकाशक थे, ठीक है। और इन्होंने पहली मूव फिल्म बनवाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म लेखक भी थे, कहानीकार भी थे, फिल्म निर्माता भी थे, ड्रेस डिजाइनर भी थे। कारण की वजह से भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, वो इन्हीं के नाम पे क्या किया गया था, शुरू किया था। यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड was started on his name which is a lifetime achievement award, ठीक है। यह नाम एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। फाल्के 1909 में आवश्यक रंग मुद्रण मशीनरी खरीदने के लिए जर्मनी गए थे, ठीक है। फाल्के वेंट टू जर्मनी इन 1909 टू बाय द नेसेसरी कलर प्रिंटिंग मशीनरी। कहाँ से खरीदी थी? जर्मनी। आफ्टर क्विटिंग लक्ष्मी आर्ट पेंटिंग वर्क्स, फाल्के रिसीव्ड मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियरीज टू स्टार्ट अनदर प्रिंटिंग प्रेस बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफर। तो जो फाल्के थे उन्हें प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के लिए बहुत सारे फाइनेंसरों ने कई ऑफर दिए, कई प्रस्ताव दिए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 14 अप्रैल 1911 को फाल्के अपने बड़े बेटे भालचंद्र के साथ अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस बॉम्बे गए। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट में एक फिल्म अमेजिंग एनिमल्स देखने गए थे, ठीक है। उन्होंने अमेजिंग एनिमल्स मूवी देखी थी अपने भाई के साथ। यीशु को स्क्रीन पर देखते समय फाल्के ने इसके बजाय हिंदू देवताओं राम और कृष्ण की कल्पना की और चलती तस्वीरों का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। जब उन्होंने जीसस को स्क्रीन पे देखा था तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, अपने हिंदू भगवान राम और लक्ष्मण को इमेजिन किया और तब उन्होंने सोचा कि अब वो एक ऑक्यूपेशन, एक बिजनेस शुरू करेंगे। किस चीज का? मूविंग पिक्चर्स का। और द नेक्स्ट 1 ईयर फाल्के स्टार्टेड कलेक्टिंग वेरियस फिल्म्स रिलेटेड मटेरियल लाइक कैटोलिक्स बुक्स एंड मूवी मेकिंग इक्विपमेंट फ्रॉम यूरोप। फिर अगले 1 साल के लिए फाल्के ने यूरोप में फिल्म से संबंधित जितनी भी सामग्री होती थी जैसे कैटलॉग, किताबें और फिल्म, सबके जो मटेरियल होते थे उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक छोटा सा फिल्म कैमरा लिया, रील खरीदी। फिर 1 फरवरी 1912 को वे लंदन के लिए एक जहाज पर सवार हुए। फिर लंदन में उन्होंने पिकाडली सर्कस के पास बायोस्कोप सिने वीकली नाम का एक नेम बोर्ड देखा और वो इसके समर्पण से प्रभावित हुए और फिर उन्होंने वाल्टन स्टूडियो के साथ फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में हेपवर्थ से मिलवाया। अब हेपवर्थ ने फाल्के को फिल्मांकन के प्रदर्शन के साथ साथ स्टूडियो के सभी विभागों और उनकी कार्य प्रणाली का दौरा करने की क्या दी? अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप विजिट कर लो सारे डिपार्टमेंट को, जितने भी है स्टूडियो में सारे वर्क को देख सकते हो। फाल्के 2 सप्ताह के लिए लंदन में ही रहे। रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1912, वो भारत 1 अप्रैल 1912 को लौटे और उसी दिन उन्होंने फाल्के फिल्म्स कंपनी की शुरुआत, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो दादा साहेब फाल्के थे उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग के बढ़ने और उसे समृद्ध बनाने में काफी योगदान दिया है। वो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गए हैं। नेक्स्ट है विविध भारती। तो जो विविध भारती है 1957 में आकाशवाणी ने रेडियो सिलोन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली विविध भारती अखिल भारतीय विविधता कार्यक्रम नामक एक नई सेवा की शुरुआत की, ठीक है। 1957 में क्या हुआ था कि आकाशवाणी ने लॉन्च किया था एक ब्रांड न्यू सर्विस जिसे विविध भारती कहा जाता है, ठीक है। या फिर ये ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम है जिसपे कई कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। भारत की सबसे पुरानी रेडियो सेवाओं में से एक है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेडियो सर्विस इन इंडिया। द सर्विस इज नोन फॉर इट्स एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक प्रोग्राम्स एंड इट्स पर्टिकुलर पॉपुलर इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ये किस लिए जानी जाती है? मनोरंजन के लिए, संगीत कार्यक्रमों के लिए और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ये लोकप्रिय भी है, ठीक है। इसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और अन्य शैलियां भी हैं और कई लोकप्रिय कार्यक्रम भी शामिल है जैसे हवा महल, संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत। और इसमें कई न्यूज भी दिखाई जाती है, ठीक है। बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन दिखाई जाती है, करंट अफेयर प्रोग्राम्स और भी अदर इंफॉर्मेटिव जितने भी कंटेंट होते हैं वो सब कुछ इसमें दिखाए जाते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन विविध भारती, यानी कि भारत सरकार का विविध भारती में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले फंडिंग। ऐसा गवर्नमेंट ऑन रेडियो नेटवर्क, जैसा कि सबको पता है कि ये सरकार का स्वामित्व वाला रेडियो नेटवर्क था, तो इसमें विविध भारती को भारत सरकार से क्या मिलती है? फंडिंग मिलती है जिससे वो अपने नेटवर्क
नेटवर्क को बढ़ाते हैं और इसका विस्तार करते हैं। लाइसेंसिंग, लाइसेंस करने की जिम्मेदारी है किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की। लेकिन फिर सरकार ने रेडियो प्रसारण के लिए कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं जिन्हें इन्हें फॉलो करना होता है, बहुत नेसेसरी होता है इनके लिए इसे फॉलो करना। देन सामग्री यानी कि कंटेंट। द इंडियन गवर्नमेंट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द कंटेंट ऑफ विद्या भारती ओवर द ईयर्स। जो भारत सरकार है वो कई वर्षों से विविध भारत की सामग्री पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। वो भारतीय संस्कृति और मूल्य को बढ़ावा देने के लिए कहती है और सरकार इनसे अक्सर जनता के लिए महत्वपूर्ण संदेशों और जो सूचनाएं होती है उनका प्रसार करने के लिए कहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन यानी कि विस्तार। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टेड द एक्सपेंशन ऑफ विविध भारती ओवर द ईयर्स। भारत सरकार ने कई वर्षों से विविध भारती के विस्तार का समर्थन किया है और ऐसे कई क्षेत्रीय स्टेशन लॉन्च किए हैं जिसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। देन नेक्स्ट इज आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन। तो विविध भारती के कारण क्या हुआ है? आधुनिकीकरण में भारत सरकार की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजकल कई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल ऐप की शुरुआत हुई है जिससे कि नेटवर्क में डिजिटली परिवर्तन आया है। देन इन निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि भाई जो भारत सरकार है उन्होंने वर्षों से विविध भारती के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो उसे फंडिंग देती है, लाइसेंस इशू करवाती है, मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, उसका एक्सपेंशन करवाती है और इसके नेटवर्क को आज भी विस्तृत आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन सत्यजीत राय जो कि एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर थे यानी कि एक फिल्म निर्देशक थे, एक राइटर थे, लेखक थे और कंपोजर यानी कि संगीतकार थे जिन्हें महानतम फिल्म मेकर माना जाता है। उन्हें 20वीं शताब्दी का महानतम फिल्म निर्माता माना जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर नो फॉर इज अप्पू ट्रिलॉजी। उन्हें उनकी अप्पू त्रयी के लिए जाना जाता है जिसमें 3 फिल्में शामिल हैं, पाथेर पंचाली, अपराजितो, द वर्ल्ड ऑफ अप्पू। ठीक है, तो ये उनकी ये 3 फिल्में थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इनकी बायोग्राफी की बात करें तो राय का जन्म कलकत्ता में हुआ था जिसे आप कोलकाता के नाम से जाते हैं एंड ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ प्रोमिनेंट राइटर्स एंड आर्टिस्ट। और ये लेखकों और कलाकारों के परिवार में पले बढ़े। निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय से अध्ययन किया। He developed an interest in film and wrote his film screenplay। ठीक है, उन्होंने फिल्मों में रुचि विकसित की और अपनी पहली पटकथा लिखी। Rai's film are characterized by their realism, attention to detail and sensitivity to the social and cultural realities of India। ठीक है, उनकी फिल्मों में उनके यथार्थवाद को, भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को, ये सब कुछ दर्शाया जाता है। राय वॉज ऑल्सो अ प्रोलिफिक राइटर एंड कंपोजर। ठीक है, वो एक विपुल लेखक और संगीतकार थे। उन्हें अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं जिसमें से फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर दिया था। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला था उन्हें? लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला था उन्हें। इसे किसने दिया था? फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया था। ऑनरली अकेडमी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन 1992। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक मानव अकादमी पुरस्कार द्वारा शामिल है और ये इनकी मृत्यु से ठीक पहले मिला था इन्हें। ठीक है, उनकी फिल्मों को उनकी कलात्मकता और विश्व सिनेमा में प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। अगर सत्यजीत के योगदान की बात करें भारतीय सिनेमा में तो द अप्पू ट्रिलॉजी। सत्यजीत राय मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा इज द अप्पू ट्रिलॉजी विच कंसिस्ट 3 फिल्म, पाथेर पंचाली, अपराजितो एंड अपूर संसार। ठीक है, तो ये 3 फिल्में थी जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। त्रयी ग्रामीण बंगाल में पले बड़े एक युवा लड़के अप्पू की कहानी है। ठीक है, जो जीवन के माध्यम से उसकी यात्रा को बताती है। फिल्मों को सिनेमा के इतिहास में सबसे महान कार्यों में से कुछ माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इस फिल्म में यही सब बताया गया है। इस फिल्म में बहुत ही ज्यादा इमोशनल गहराई और सेंसिटिविटी को दिखाया गया है। देन यथार्थवाद और प्रगतिवाद यानी कि रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। सत्यजीत की फिल्मों की जो विशेषता है वो हमेशा यही रही है कि वो रियलिज्म और नेशनलिज्म यानी कि यथार्थवाद और प्रगतिवाद पर ध्यान देते हैं। वो फिल्में रोजमर्रा की जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो बारीकियां होती थी, इन पर बनाते थे। और इनकी जो फिल्में होती थी वो ज्यादातर किससे जुड़ी होती थी? वो ज्यादातर सोशल इश्यूज से जुड़ी हुई होती थी जिससे हमें किसकी स्थिति पता चलती थी? ह्यूमन कंडीशन हमें पता चलती थी। देन म्यूजिक, क्योंकि सत्यजीत राय थे वो एक बहुत ही बड़े म्यूजिक कंपोजर भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए खुद ही म्यूजिक को कंपोज किया है। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत से काफी प्रभावित थे यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से वो काफी प्रभावित थे और अक्सर उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसे सॉन्ग्स को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान यानी कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। सत्यजीत को उनकी फिल्मों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली, प्रशंसा मिली और उन्होंने अपनी फिल्में कान, वेनिस और बर्लिन सहित दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में प्रदर्शित की और कई पुरस्कार भी जीते। अगर हम इनके सक्सेस की बात करें, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स, ये समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म। राय की फिल्मों के दुनिया भर के आलोचकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसित किया गया। उनकी पहली फिल्म जो थी पाथेर पंचाली ने 1956 के कान समारोह में सर्वश्रेष्ठ मानव दस्तावेज पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। तो इनकी मूवीज की काफी प्रशंसा होती थी।
बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड मिला था उनकी फर्स्ट मिल पाथेर पंचाली, ठीक है। देन सरल और यथार्थवादी कहानी कहना, उनकी जो मूवी होती थी उसमें बहुत ही सिंपल रियलिस्टिक स्टोरी राइटिंग होती थी, ठीक है। देन मजबूत रिश्ते और सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, जो उनके दृश्य होते थे वो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होते थे। सिनेमामेटोग्राफी भी बहुत अच्छी होती थी, जैसे कि राय की फिल्म नेत्रहीन रूप से आश्चर्यजनक थी। कहानी कहने के लिए क्या होता था, उसमें मजबूत सिनेमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे क्या होता था, यथार्थवाद की यानी कि रियलिज्म की जो भावना थी वो बढ़ती थी। देन इनोवेटेड साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक, उनकी मूवी में बहुत ही सुंदर डिजाइन और अच्छा म्यूजिक होता था। वो ज्यादातर ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते थे और बहुत ही यूनिक अनूठा संगीत बनाते थे। मानव की गहरी समझ यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ थी। इसका ही निर्माण उन्होंने अपनी फिल्मों में किया और अपनी फिल्मों में उन्होंने आइडेंटिटी, क्लास और ट्रेडिशनल जैसे टॉपिक्स पर काम किया। देन सांस्कृतिक राजदूत यानी कि कल्चरल एम्बेसडर, जो राय थे वो भारतीय सिनेमा से को दुनिया से परिचित कराने में उन्होंने मदद की और वो क्या बन गए, एक सांस्कृतिक राजदूत बन गए, कल्चरल एम्बेसडर बन गए। उनकी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया और उनके योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले। देन निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सिनेमा जगत में। उनकी फिल्में दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है, उन्हें प्रभावित करती है और आज भी भारतीय सिनेमा में उनकी फिल्मों का इतिहास अलग ही है। वो विश्व सिनेमा के बिल्कुल सच्चे प्रतीक है, ट्रू आइकन ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। देन नेक्स्ट है एवीएम and Gemini Studio. So AVM Production and Gemini Studio have played a pivotal role in shaping the Indian film industry and have contributed immensely to the growth and development of cinema in the country. तो जो AVM Production है उसने बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वो भारतीय सिनेमा का सबसे पुराना और सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस रहा है, जिसने भारतीय सिनेमा की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में काफी योगदान दिया है। तो AVM Production चेन्नई भारत में स्थित एक फिल्म निर्माण कंपनी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अविची मैयापर शेट्टी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भारतीय सिनेमा के सबसे पुराने और सबसे सफल प्रोडक्शन हाउस में से एक है। एवीएम प्रोडक्शन ने 200 से अधिक तमिल भाषा की फिल्मों का निर्माण किया है और तमिल सिनेमा के कई दिग्गज अभिनेताओं, निर्देशकों और संगीतकारों ने इसे पेश किया और इसे बढ़ावा दिया है। एवीएम प्रोडक्शन ने इन फिल्मों का निर्माण जारी रखा है और टेलीविजन उत्पादन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और बहुत सारे क्षेत्रों में अपने नाम को बढ़ावा दिया है। अगर हम अब एवीएम की सक्सेस की बात करें, उसकी सफलता की बात करें, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट यानी कि सामग्री की गुणवत्ता, इसमें एवीएम प्रोडक्शन में जो कहानी होती थी वो बहुत ही यादगार पात्रों और बहुत ही मजबूत प्रदर्शन करने वाली फिल्म होती थी, ठीक है। इसकी जो स्टोरी लाइन्स होती थी, जो कैरेक्टर होते थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते थे। दे वर्कड विद सम ऑफ द बेस्ट राइटर्स, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ लेखकों के साथ काम करते थे एंड देयर फिल्म्स आर ऑफ्टन प्रेज फॉर देयर ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, और जो उनकी फिल्में हैं वो मौलिकता और रचनात्मकता के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी, इसीलिए उनकी प्रशंसा भी की जाती थी। देन तकनीकी विशेषज्ञता यानी कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो एवीएम प्रोडक्शन थे वो फिल्म इंडस्ट्री में 70 सालों से भी अधिक वर्षों से हैं, ठीक है। उनके पास बहुत ही ज्यादा बड़ा अनुभव है, उनके सिनेमेटोग्राफी, ध्वनि डिजाइन और संपादन सहित उनके पास फिल्म निर्माण का पहले से ही हर एक पहलुओं पर काफी अनुभव रहा है, तो इसीलिए उनके पास एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। देन बिजनेस एक्यूमेन यानी कि बिजनेस एक्यूमेन में क्या होता है कि जो एवीएम प्रोडक्शन है वो एक परिवार द्वारा संचालित बिजनेस से है, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन सेविंग अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग, वे हमेशा फिल्म निर्माण के बिजनेस साइड के बारे में जानकार रहे हैं। उन्होंने कई प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में निवेश किया है और एक मजबूत नेटवर्क बनाया है। देन ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ब्रांड की पहचान, एवीएम प्रोडक्शन ने तमिल फिल्म उद्योग में एक अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, ये स्थापित ब्रांड है और इसके जो प्रशंसक है वो काफी वफादार है। इनकी फिल्मों का दर्शकों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें जेमिनी स्टूडियो की, तो जेमिनी स्टूडियो वॉज एन इंडियन फिल्म स्टूडियो बेस्ड इन मद्रास, तमिलनाडु। तो जेमिनी स्टूडियो मद्रास और तमिलनाडु में है, जो एक भारतीय फिल्म स्टूडियो है। इसे लॉन्च किया गया था जब एस वासन ने एक व्यवसायी कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम से मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर कंबाइन खरीदे और फिर इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो सर्व्ड एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इन्यूमरेबल आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन फॉर द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। तो जो जेमिनी स्टूडियोज है वो दक्षिणी भारतीय फिल्म उद्योग के लिए असंख्य कलाकारों और टेक्नीशियनों के विकास स्थल के रूप में कार्य करता है। जेमिनी जुड़वा का एक घरेलू प्रतीक बन गया है और जेमिनी फ्लाईओवर का नाम उस जंक्शन पर मूल स्टूडियो के नाम पर भी रखा गया है। ऑन दिसंबर 21, 1940 द जेमिनी स्टूडियो वॉज बर्न टू द ग्राउंड, नेसेसिटेटिंग
अ डिस्ट्रेक्ट सेल ऑफ द लैंड। 21 दिसंबर 1940 को जो जेमिनी स्टूडियो था उसको जलाकर राख कर दिया गया था, जिसके कारण भूमि की संकटकालीन बिक्री थी वो आवश्यक हो गई थी। अब जेमिनी स्टूडियो ने जो फिल्में दी हैं उसमें है मदन कमराजन, ठीक है, ये 1941 में आई थी और इसके कैमरामैन और सीनिस्ट मिस्टर के रामनाथ एंड डायरेक्ट की थी इसे मिस्टर ए के शेखर ने। चंद्रलेखा भी इनकी एक आउटस्टैंडिंग मूवी है, ठीक है, चंद्रलेखा भी तमिल की एक ऐसी फिल्म मूवी है जिसे अखिल भारतीय वितरण हासिल किया। उसके बाद इसके 1943 में मंगमा सप्तम आई थी। देन 1945 में कन्नम्मा एन कैथली आई थी। मिस मालिनी आई थी इनकी 1947 में। 1948 में कल्पना आई थी। दिस मूवी वॉज ब्रॉट जेमिनी स्टूडियो एट ग्रेट अचीवमेंट। इससे जो जेमिनी स्टूडियो है उसे एक बड़ी उपलब्धि मिली और इसकी वजह थी जो उदय शंकर ने इसकी कोरियोग्राफी की थी, इस वजह से इसको काफी पसंद किया गया था। देन 1949 में अपूर्वा सगोदरगल जो कि कॉस्ट्यूम एंड एडवेंचर फिल्म है जो तमिल, हिंदी, तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई और इसने भी एक ग्रांड सक्सेस पाई। अपन कंक्लूजन में कह सकते हैं कि एवीएम प्रोडक्शन और जेमिनी स्टूडियो दोनों डिफरेंट प्रोसेस थे। एवीएम उत्पादन में सॉफ्टवेयर का विकास शामिल है जबकि इसमें संगीत उत्पादन शामिल है। देन नेक्स्ट इज सेंसरशिप्स ऑन फिल्म्स इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि उपनिवेशिक भारत में फिल्मों पर सेंसरशिप। अब औपनिवेशिक भारत में क्या हुआ था, फिल्मों पर सेंसरशिप लगा दी जाती थी, ठीक है, 1858 से 1947 तक। तो सेंसरशिप क्या होता है ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो भी ऐसा सरकार को लगता था कि ये फिल्में राजनीतिक से जुड़ी हुई है या फिर ऐसी फिल्में हैं जिनसे राष्ट्रवादी भावना हो रही है या जो ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा बनती थी, तो ये लोग ऐसी फिल्मों को क्या करवाते थे, बैन करवाते थे, प्रतिबंधित करवा देते थे, ठीक है। तो औपनिवेशिक भारत में ऐसी कई फिल्में हुई जिन पर क्या हुआ, सेंसरशिप लगा दी गई ताकि क्या हो, राजनीति ना हो और लोगों के अंदर आंदोलन की या फिर आजादी को लेकर जो भी राष्ट्रवादी भावनाएं उमड़ रही थी तो वो आंदोलन का नाम ना ले। इसीलिए ऐसी कई राष्ट्रवादी फिल्मों को क्या किया, सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता था। यहाँ तक कि गांधी को भी स्क्रीन पर दिखाने की इजाजत नहीं थी, ना उनकी लेक्चर्स को रेडियो पर सुनाने की बात थी। जो भी वो भाषण देते थे, जो भी वो आज़ादी से रिलेटेड बात कहते थे, संदेश देते थे, उन सबको दिखाने की भी इजाजत नहीं थी। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या होता है, सीबीएफसी स्टैंड फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि सीबीएफसी क्या है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, ठीक है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करता है, ठीक है। ये एक ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी है इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है और इसका काम क्या होता है, फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करना, उन्हें सर्टिफिकेशन देना। ये सुनिश्चित करता है कि भारत में जो फिल्में दिखाई जा रही है वो बच्चों को और समाज के कमजोर वर्गों को या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगी। सीबीएफसी ये अपने ऊपर इस जिम्मेदारी लेती है। फिल्में 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम और उसके तहत जो नियम और जो भी विनियम है उनके द्वारा ही बनाई जाएगी, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये इंश्योर करना फिल्म्स मीट द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, यानी कि जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है 1952 का, उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। तो इसीलिए जो सीबीएफसी है वो फिल्म मेकर से फिल्म में कहीं पे भी कट करने के लिए कह सकती है कि ये सीन कट कर दो या फिर ये यहाँ से ये संशोधन कर दो, क्या है, या फिर वो पूरा ही इस फिल्म को बैन कर सकती है, किसी भी फिल्म को, उनके पास ये राइट होता है। अब इसके कारण क्या होते हैं, फर्स्ट है मोरल और रिलीजियस रीजन, यानी कि नैतिक और धार्मिक कारण। अगर कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा जिन्हें अनैतिक और अपवित्र माना गया है, ठीक है, अगर उसमें ऐसे सीन्स हैं जिनमें सेक्स, वायलेंस और कोई भी ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको सेंसर कर दिया जाता है या फिर पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, जिसमें क्या होता है कि औपनिवेशिक अधिकारी उन फिल्मों को सेंसर कर देते थे जिनमें सरकार की या फिर उनकी जो नीतियां होती थी उनकी आलोचना की जाती थी, उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसी फिल्में लोग देखेंगे तो क्या होगा, समाज में असंतोष फैलेगा और फिर विद्रोह होगा, तो इसीलिए वो ऐसी फिल्मों को सेंसर कर देते थे। फिर रेशियल एंड एथनिक रीजन, ठीक है, यानी कि नस्लीय और जातीय कारण की वो ऐसी फिल्मों को भी बैन करते थे जिसमें कि जातीय अल्पसंख्यकों या फिर जातिगत भेदभाव ऐसी किसी भी चीज को दिखाया जा रहा है, तो वैसे तनाव से बचने के लिए ऐसी फिल्मों को क्या कर देते थे, बैन कर देते। फिर नेशनल सिक्योरिटी रीजन, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कारण, ऐसी फिल्मों को जो सरकारी कार्य को दिखाती थी या फिर जो उनकी बारे में संवेदनशील जानकारी देती थी, तो ऐसी फिल्मों को भी क्या कर दिया जाता था, सेंसर कर दिया जाता था, ताकि युद्ध या फिर कोई भी राजनीतिक अस्थिरता
ना हो, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो। देन इकोनॉमिक रीजन, कुछ आर्थिक कारण भी होते थे। कुछ फिल्में ऐसी होती थी जिन्हें सेंसर करते थे, जिन्हें अर्थव्यवस्था के लिए क्या माना जाता था, हानिकारक माना जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मूवी दैट डेपिकेटेड इलीगल एक्टिविटीज फॉर एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हार्मफुल बिहेवियर सच एज ड्रग यूज और ऑफ्टन सेंसर्ड। तो यानी कि अगर उदाहरण की बात करूं तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जो अवैध गतिविधियां दिखाती हैं, ठीक है, जैसे ड्रग्स वगैरह, नशीली दवाओं का उपयोग। तो अगर ऐसी कोई भी फिल्म है जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रही है या फिर लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, तो ऐसी फिल्मों को भी क्या कर दिया जाता है, सेंसर कर दिया जाता है। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि औपनिवेशिक भारत में फिल्मों पर सेंसरशिप ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई जाती थी। उन्हें इसे नियंत्रित करने का अधिकार था। वो विरोधी भावना के प्रसार को रोकने के लिए फिल्मों को सेंसर कर देते थे, उन्हें रोक देते थे, ठीक है। और जो भी समाज की आवाज होती थी जिन्हें फिल्म के तहत दिखाया जाता था, उन आवाजों को दबा देते थे। तो ऐसे वो सेंसर का इस्तेमाल करते थे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एग्जाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों को अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंच सके और वो भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। इस नोट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए थैंक यू।